अगर हम सही तरीके से सवालों पर अप्रोच कर रहे हैं, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रॉपरली मूक दे रहे हैं, उनकी एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि हम सही डायरेक्शन में अगर अपनी तैयारी को लेकर के जा रहे हैं, तो एसएससी क्रैक करना इतना टफ नहीं है, राइट। तो बेसिकली अब आपको इसी तरीके से सभी सवालों के लिए बेहतर बेहतर अप्रोच सिखाई जाने वाली है। आप उन सवालों को सीखिए, उन अप्रोचेस को सीखिए, उन्हें अपने, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप मूक लगा रहे हो, तो उन्हें अप्लाई कीजिए। स्टार्टिंग में जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो मे बी आपसे गलतियां हो सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान नहीं हो आप, इवन भगवान से भी गलतियां होती हैं, तुम भी हो, ठीक है। तो उन गलतियों से टेंशन नहीं लेना है, उनसे डरना नहीं, क्योंकि जब तक आप गलतियां करोगे नहीं तब तक सीखोगे। गलती करने का मतलब यह है कि आप सीख रहे हो। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो दैट मीन्स आप कुछ नहीं सीख रहे हो। ये एक सच है जो सभी आप लोग मानते भी हो। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे परसेंटेज की, और आज आपको पिछले एसएससी ने 3-4 साल में जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं, मैं बार बार ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं, उसके पीछे का भी एक रीजन है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, जैसे अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है किसका, सीएचएसएल का हुआ है, राइट। अब सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो लगभग 15 दिन में कंप्लीट हुआ, और इस 15 दिन में एसएससी ने 50 से 60 शिफ्टें करवाई। अब हर एक शिफ्ट में एक परसेंटेज का सवाल देना है। वो करता क्या है एसएससी, पैटर्न आपको भी पता है कि एक तरीके के लगभग 7-8-10 सवाल वो अलग अलग एग्जाम्स में डालेगा। अब मैं वही एक एक तरीके के सवाल 8-10 लेकर के आऊं तो ये तुम्हारी टाइम की किलिंग है। सीधा मुद्दा ये है कि आप 3-4 तरीके के सवाल ले, 3-4 मतलब एक पैटर्न के सवाल ले, 2 सवालों से बच्चों को समझा दो, 2 सवाल प्रैक्टिस के लिए दे दो, कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चा खुद इतना जागरूक होगा, अगर उसको सिलेक्शन की चाह है, नौकरी चाहिए, वो खुद प्रैक्टिस करेगा। और अगर नहीं है चाह, नहीं है प्रैक्टिस, तो भैया फिर ब्रह्मा भी बगल में बिठा देना, उनका फिर दिल नहीं करना है, तो ऐसे लोगों का फिर कोई इलाज भी नहीं है। वो आराम से कुछ टाइम के बाद समझ जाएंगे, फिर शुरू करेंगे ये सब, राइट। तो मेरे हिसाब से जो भी नए नए पैटर्न है, जो भी नए नए टाइप है, उन सभी को डिस्कस करो, अच्छी अप्रोच के साथ डिस्कस करो, और उन्हें प्रैक्टिस आप करो। तो इस प्रैक्टिस के लिए भी आपको एक पीडीएफ फाइल इसी क्लास के साथ में आपको दी जाएगी। उसमें रहने क्या क्या वाला है, जो मैं आपको सवाल बोर्ड पर डिस्कस करूंगा, ये सारे सवाल उस पीडीएफ में आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ लगभग उतने ही सवाल और आपको प्रैक्टिस के लिए भी इन्वॉल्व होंगे। तो फॉर एग्जांपल आज की सीट में लगभग 40-45 क्वेश्चन है, तो जो आपको सीट प्रोवाइड की जाएगी उसमें लगभग 80 से 90 क्वेश्चन होने वाले होंगे। तो आपकी क्लास की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो विद आंसर की होंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो बेहतर तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को ले जा सकते हो। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या करने वाले हो। अब शुरुआत करें अपने सवालों की। जो भी बीच में चर्चा के विषय रहेंगे वो आप लोगों से यहीं पर डिस्कस कर लिए जाएंगे। आपके मन में कई पॉइंट्स रहेंगे, बोले सर लाइव क्लासेस होती, ये होता वो होता, अब होगा, लेकिन समय से होगा, है ना। अपनी इच्छाएं काबू में रखो, इच्छाएं तुम्हारी बहुत खतरनाक खतरनाक होती हैं। तो अभी जो कराया जा रहा है उसे एंजॉय करो, मजेदार तरीके से सवालों को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल पर चलते हैं अपने सवालों पर। पहला क्वेश्चन आपके पास में कि एक विद्यालय है, स्कूल है, इसमें जो टोटल स्टूडेंट है वो 1400 दे रखे हैं, 1400। अच्छा एक चीज और रहेगी, कुछ पुराने बच्चे भी रहेंगे इस क्लासेस में, उन पुराने के बच्चों के जो कॉन्सेप्ट वगैरह है उन पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता रहेगा, आपको मजा आने वाला है। तो एक स्कूल है, उसमें 1400 बच्चे हैं, जिसमें से 35% लड़कियां हैं। तो अगर 35% लड़कियां, आपको पता है परसेंटेज 100 का होता है, इसका मतलब बचे हुए 65 लड़के, राइट। यदि बाकी के सब लड़के, यदि एक वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई, तो आपसे पूछा है कि फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत क्या है। लगाना शुरू करो, ठीक है। अब जब हम इस सवाल को अप्रोच करते हैं, जब हम देखते हैं, तो अब कैसे लगाओगे सवाल को। सीधे सीधे गणित आया दिमाग में, 1400 है, 35% लड़कियां हैं, तुरंत 1400 का 35% निकालना शुरू किया। बड़ी आसानी के साथ में आपने 35% निकाला, 490 कुछ आ जाएगा, यही रहा। बोले बचे हुए सब लड़के हैं, गलत अप्रोच है आपकी। ऐसे ही तो करते हो ना, है ना।
और अगर ऐसे करते हो और यही अप्रोच गलत है तो मतलब फिर तो ये गलत बात होगी ना। ये तो अब तो तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा अनुज सेंगर हम तो यही आज तक सीखे हैं, इसको आप गलत बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, समझाता हूँ। आप पूरे सवाल में देखो, उन्होंने डाटा दिया है परसेंटेज में, आपसे आंसर का भी डिस्कशन कर रहे हैं परसेंटेज के साथ। मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया जो पुराने बच्चे उन्हें पता भी होगा कि जब पूरा का पूरा सवाल परसेंटेज पर बेस्ड है और आंसर भी वो आपसे परसेंटेज में ही मांग रहे हैं, सेम पैटर्न अप्लाई होता है रेशियो के लिए भी, कि अगर पूरा सवाल रेशियो पर बेस्ड है और आपसे वो आंसर भी रेशियो पे मांग रहे हैं तो वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। नोट करो ये पॉइंट, काम का है आपके। मतलब यहां पर जो ये 1400 लिखा है इसको अगर आप यूज कर रहे हो तब भी आपका आंसर आएगा, और अगर आप अवॉइड कर रहे हो मतलब यूज नहीं कर रहे हो तब भी आपका आंसर आएगा। तो बोले फिर गुरु ये 1400 दिया किस लिए? दिया इसलिए है कि जिन बच्चों की अप्रोच बेहतर नहीं है वो 1400 को यूज करेंगे, और अगर आपने ये 1400 यूज कर दिया मेरे भाई तो आपका नॉर्मल सवाल को सॉल्व करने के टाइम से कम 20-25-30 सेकंड टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। बस इसलिए दिया कि आपका वो टाइम किल करा सके। तो सवाल तो हर एक बच्चा सॉल्व कर लेगा, लेकिन इसे सॉल्व करने का सही पैटर्न क्या है कि जब परसेंटेज पर ही डाटा दे रखा है, परसेंटेज में ही आंसर का डिस्कशन करना है उन्हें, तो आप भी पूरा सवाल परसेंटेज पर ही सॉल्व कर दो, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, उन्होंने जरूर दे रखा है 1400 बच्चे हैं क्लास में, स्कूल में हम कह रहे हैं 100 बच्चे हैं, परसेंटेज पे काम करने वाले हैं। तो हमारे हिसाब से मेरे भाई हमारे पास में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 100। ये हो गए 100 स्टूडेंट है क्लास में। अब इनका कहना है कि 35% अगर लड़कियां हैं तो 35% लड़कियां तो 35 गर्ल्स हो गई, और वहीं पर अगर हम लड़कों के बारे में बात करें तो बचे हुए 65% आपके लड़के हो गए। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद में इन्होंने कहा है कि अगर 80% लड़के पास हो गए, और चर्चा की है किसके बारे में कि जो फेल हुए, फेल होने वाले बच्चों के बारे में बताइए। तो जब 80% लड़के पास हो गए इसका मतलब 20% लड़क गए होंगे, फेल हो गए होंगे, राइट? तो आप 20% लड़कों को फेल कर दीजिए। देख लीजिए भाई कितने हो गए। तो अगर 20% 1/5 कैलकुलेट करोगे 13 लड़के फेल हुए, 13 लड़के फेल हो गए, राइट? और वहीं पर अगर 90% लड़कियां पास है इसका मतलब 10% लड़कियां फेल हुई हैं, तो 10% लड़कियां फेल हो गई तो 10% हो जाएगा 3.5। तो 3.5 लड़कियां फेल हुई हैं, 13 लड़के फेल हुए, टोटल कितने फेल हो गए? 16.5। आंसर ऑप्शन डी करेक्ट। आसान सवाल, अगर अप्रोच सही है तो बड़ी आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाओगे, और अगर नहीं है तो फिर तो पता है फिर 1400 का 35% 490 निकाल ही रहे थे, है ना? तो यही सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी, किस सवाल को हमें किस अप्रोच से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, समझ गए होगे? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गौरव प्रतिदिन 800 रुपए कमा रहा है, ये लड़का है कमा रहा है, कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपए कमाना शुरू कर देता है, उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ना, 800 रुपए कमा रहा है, अब वो 960 रुपए डेली का कमा रहा है, तो ऑब्वियसली पेमेंट तो बढ़ी है। कितनी बढ़ गई है? तो एक तो तरीका ये रहेगा कि कितनी बढ़ी है, बोले सर 800 है, 960 हो गई, 160 रुपए बढ़ गई। इनिशियल सैलरी हमेशा, इनिशियल वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो 160 बटे 800 गुणे 100 आप आसानी से सॉल्व कर जाओ। बट यहां पर मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि रेशियो मेथड यूज किया करो। रेशियो मेथड आपका परसेंटेज, सीआई, एवरेज, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े कैलकुलेटिव सवालों को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, और एवरेज वालों को तो अप्रोच शायद मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया भी था कि आप कैसे आप बड़ी बड़ी वैल्यूज को अगर रेशियो मेथड से सॉल्व करो तो बड़ी आसानी से कर पाओगे। अब यहां पर सिंपली रेशियो लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 16 85 16 6 96, मतलब 160 से कैंसिल कर दो। अगर मैं 160 से कैंसिल करूं तो रेशियो हमारा ये बनेगा कि पहले ये बंदा जो है गौरव 5 रुपए कमा रहा था, 16 6 96, अब 6 रुपए कमा रहा है, बात खत्म। नंबर्स छोटे हो गए, कैलकुलेशन छोटी होगी, इसका मतलब सवाल आसान हो गया। अब 5 रुपए कमा रहा था, अब 6 रुपए कमा रहा है, 1 रुपए बढ़ गया, कितने से? 5 से। 1/5 की वैल्यू आपको भी पता है कि 20% होती है। पेन फ्री लगाने की जरूरत है सवाल को पेन, बिना पेन के सॉल्व करना था, जो आसानी से आप कर पाते हैं। तो कैसे कर गए? बोले सर रेशियो मेथड अप्लाई किया, 5 और 6 के रेशियो में इनकी सैलरी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब 1/5 दैट मींस 20% सैलरी बढ़ गई, आंसर हो गया।
समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पूछा गया आपसे CHSL 2020 में, डेट थी 8-9 अगस्त 2021। आगे जो अगले सवाल पे, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए और उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो जाए, तो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें 25% की वृद्धि होती है। आपसे कहा है कि X की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, आपको भी पता है इस सवाल को लगाने के कई तरीके आपके पास है। सबसे पहला मजेदार, नेट इफेक्ट लगा लेते हैं। नेट इफेक्ट क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यही तो आता है नेट इफेक्ट। अब इन्होंने क्या किया है, इस वस्तु का जो प्राइस है, जो भी ये आइटम है उसका जो प्राइस है वो उन्होंने 20% डिक्रीज कर दिया। अब जब प्राइस कम हुआ, सेल लग गई है ना, तो उसकी क्या होगी, सेल बढ़ेगी, ज्यादा चीजें बिकेंगी। इस वजह से हुआ क्या है कि जो नेट इनकम जनरेट हुई है वो 25%, नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट 25% बढ़ के आया है। तो आप कह सकते हो कि सर एक वैल्यू 20% की कम की है हमने, दूसरी वैल्यू X% बढ़ गई। अब इस हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूं तो इंटू X अपॉन 100, तो ये बन जाएगा जाकर के यहां से कुछ 25% की ग्रोथ दे जाएगा। आप इस 20 को उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा X माइनस ये आ जाएगा 0.2X, कुछ ऐसी चीजें निकल के आई, राइट। अच्छा, इज इक्वल टू 20 अगर उधर जाएगा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 45। सिंपल ना। अब अगर सॉल्व किया तो 0.8 x इज इक्वल टू 45, तो x बराबर आ जाएगा मेरे भाई 450/8, 8 पंचू 40, 5 बचा, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंचू 40, 56-25 है कहीं पर आंसर, 56-25, ऑप्शन सी करेक्ट लग गया। अच्छा, ऐसे लगाया होगा कई लोगों ने, लेकिन ये करने में टाइम कितना गया ईमानदारी से, है ना। तुक्के वाले टाइम में तो सर 4 मिनट लग गए, 3 मिनट लग गए, नहीं, मैं बता रहा हूं, ये सब करने में तुम्हें लगा होगा 40 से 45 या 50 सेकंड। देखो फर्क सेकंडों का ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि तुम किसी सवाल में 10 मिनट बचा लो। अगर तुम 10 मिनट बचा रहे हो तो समझ लो कि तुम हो फिर राइट, टाइम इतना ही लगेगा। लेकिन जहां पर इसे 45 और 50 सेकंड में आप पूरा कर रहे हो, वहीं पर इस सवाल को सॉल्व किया सकता है 15 या 20 सेकंड के अंदर। तरीका क्या रहेगा, आप लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो हो गया नेट इफेक्ट। हम लोग बात करते हैं, हमें भी पता है कि भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, इसी तरीका कोई तरीका लगेगा, लगा लेते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो दूसरा अगर हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं तो भाई 100 रुपए प्राइस था, 100 रुपए चेंज था, 20% कम हुआ तो 80/100, 80% मतलब 4/5, आप ये तरीका लगा सकते हो। इंटू X% बढ़ाया गया तो ये 100 प्लस X अपॉन 100, ये मेथड नंबर 2 है। इतना करने के बाद ये पूरा डाटा हो गया 125, इतना सब करने के बाद ये पूरा डाटा कितना हो गया 125। 100 से 100 खत्म हो गया, 25 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस X इज इक्वल टू 625/4। और अगर 625/4 को अगर आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है आपको भी पता है, उस हिसाब से भी रख सकते हो। ये आपका दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा 156.25, दैट मीन्स x की वैल्यू। अब यहीं पर यूज होता है आपका परसेंटेज रेशियो मेथड, रेशियो में चीजों को कन्वर्ट करो। रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है समझ लो, देखो कैसे 20%, अब ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको सीखना है, क्योंकि इस मेथड पर बेस्ड परसेंटेज के 4-5 सवाल लगते अलग अलग कॉन्सेप्ट वाले, इनके लिए आप अलग अलग अप्रोच लगाते हो, आप अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हो, इसी मेथड पर लगेंगे। इन्होंने हमसे बताया कि प्राइस जो है वो 20% कम हो गया, 20% दैट मीन्स 1/5 कम हो गया। इसका मतलब प्राइस जो था वो 5 से 1 कम होके 4 हो गया, यही तो हो गया 20% कम। सेल के बारे में आइडिया नहीं है आपको, सेल के बारे में कोई आइडिया नहीं है आपको, कोई बात नहीं। अच्छा, रेवेन्यू कितना हुआ, कमाई कितनी कर ली आपने, तो सर कमाई जो है वो 25% बढ़ गई है, रेवेन्यू जो है वो 25% बढ़ गया है, मतलब 100 से कितना हो गया 125, 100 से कितना हो गया
125 हो गया, राइट? ठीक है, तो कितना आर्टिकल सेल किया तुमने, कितना आर्टिकल सेल किया, अगर हम यहां से बात करें कितना आर्टिकल सेल किया, तो पहले यार 100 रुपए में आप सेल कर पाए, टोटल 100 रुपए की सेल कर पाए, 5 रुपए प्राइस था, इसका मतलब पहले आपने 20 आर्टिकल सेल किए। पहले कितना सेल किया? 20 आर्टिकल। अब कितना सेल कर रहे हैं? बोले सर अब हम कर रहे हैं 125/4। 125/4 को अगर आप सॉल्व करके लिख पा रहे होगे, अगर आप 125/4 को सॉल्व करके लिखेंगे तब भी आपका इजीली आंसर आ जाएगा। यहां से आप अपनी परसेंटेज ग्रोथ को देख सकते हो। 100 बनाना है भाई, हमें 100 पे कैलकुलेट करनी है, तो भाई अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 625/4, जो भी लास्ट लाइन पे आई थी, राइट? तो 100 से कितनी सेल हो गई? बोले सर 625/4, दैट मीन्स 156.25। तब भी आपका आंसर, कितनी सेल बढ़ गई? 100 से 156.25 हो गई, तो इसका मतलब 56.25 सेल बढ़ गई। तो अब आपके दिमाग में एक चीज और भी आ रही होगी, बोले सर ये तरीका तो पिछले वाले सक्सेसफुल वाले मेथड जैसा है। हाँ है, मेथड वही तो रहेंगे, घुमा फिरा के आपको समझाए जाएंगे, लेकिन हाँ इस मेथड में फायदा ये है, जो हमने अभी एक पॉइंट अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला था, कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड परसेंटेज के 4-5 अलग अलग टाइप के सवाल भी डिस्कस होते हैं। अभी आएंगे, आपको सवाल मिलेंगे आपको, है ना? तो इस मेथड पर काम करिएगा, है ना? बाकी आप नेट इफेक्ट भी लगा सकते हो, सक्सेस भी लगा सकते हो, आपकी श्रद्धा, ठीक है? लेकिन सवाल हर एक तरीका, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं लगे कि रटा हुआ है, ठीक है? अब एक काम करते हैं, अब तुम लोग सवाल लगाना शुरू करो साथ में, मजेदार सवाल। और ये सवाल तुमसे पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2020 में, जो 23 अगस्त 2021 को एग्जाम। बढ़िया सवाल है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। कैसे लगाया जाए कि 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, अपने मंथली सैलरी का क्रमशः 10%, 7% और 9% एक ट्रस्ट में डोनेट कर देते हैं। अच्छे लोग हैं, क्यों करते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन करते हैं। ए और बी की जो सैलरी है वो बराबर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये इसको मिस मत करना, ये सवाल का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बड़ी काम की चीज है, मिस मत करना। और ए और बी के दान की राशि का जो अंतर है वो 900 है। अच्छा पॉइंट, यदि सी की तुलना में ए और बी द्वारा जो दान दिया जा रहा है वो 600 ज्यादा है, मतलब ए और बी ने कुल मिलाकर के सी से 600 रुपए ज्यादा डोनेट किया है, तो सी की सैलरी आपसे पूछी गई है। एक दूसरे से कनेक्टेड चीज है, तो वो कनेक्टिविटी वायर जो है वो आपके पास में होना चाहिए, राइट? कि कहां से कैसे चीजों को कनेक्ट किया जाए। अब मैंने बताया कि यार जो टर्निंग पॉइंट साबित होगा वो होगा ए और बी की सैलरी बराबर है, और ए भाई साहब डोनेट कर रहे हैं 10%, बी डोनेट कर रहे हैं 7%। इस बात को जरा यार गहराई से समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि ए और बी की सैलरी बराबर है, 100 रुपए मान लो, तो ए ने डोनेट कितना किया? 10 रुपए। बी ने कितना किया? 7 रुपए। तो ए ने अगर 10 रुपए डोनेट किया, बी ने 7 रुपए, इनके डोनेशन का डिफरेंस तुम्हारे हिसाब से कितना? 3 रुपए। और क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 900 रुपए। तो यार मेरे भाई बात कुछ ऐसी निकल के आई कि आपने बोला कि ए की सैलरी या फिर बी की सैलरी, दोनों में से कोई भी की सैलरी आप देख लो, ए की सैलरी या बी की सैलरी, ये दोनों की सैलरी 100 रुपए है, और ए ने डोनेट किया है 9 रुपए, सॉरी 9 नहीं 10 रुपए। ए ने डोनेट किया है 10 रुपए और वहीं पर बी ने डोनेट किया है 7 रुपए। इसका मतलब इनके डोनेशन का जो डिफरेंस है वो 3 रुपए आना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 900 रुपए। दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 300। अब अगर आपको सैलरी पूछी जाती ए और बी की, तो आप बड़ी आसानी से बता देते कि 100 बराबर 30,000 ए की सैलरी और 30,000 बी की सैलरी। लेकिन चालू आदमी है, ए और बी पूछा ही नहीं, पता है तुम दो लाइन में निकाल लोगे, तो उसने पूछा है कि सी की सैलरी। लेकिन एक कनेक्टिविटी यहां से दे रखी है कि ए और बी ने जो भी डोनेट किया था वो सी के डोनेशन से 600 रुपए ज्यादा था। तो ए और बी ने डोनेट कितना किया? 10 और 7 17। तो यार ए और बी ने 17 रुपए डोनेट किया, तो तुम्हारे हिसाब से कितना रुपए डोनेट हो गया? 17 5100 रुपए डोनेट कर दिया। ए और बी ने मिलकर के टोटल 5100 रुपए डोनेट किया, जो कि सी के डोनेशन से 600 रुपए ज्यादा था। तो सी का डोनेशन
600 माइनस कर दो। ए और बी ने अगर 5100 रुपए डोनेट किए जो सी के डोनेशन से 600 ज्यादा है, इसका मतलब सी ने जो डोनेशन दिया है वो 5100 में से 600 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4500 रुपए। ये सी ने डोनेशन किया है। बात समझ गए या नहीं? ये सी का डोनेशन है, और जो सी का डोनेशन है वो उसकी सैलरी का 9% है। मतलब ये जो 4500 रुपए है ये सैलरी का 9% है। दैट मीन्स ये जो 4500 है ये सैलरी का 9% है। 9 पंचो 45 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी की सैलरी आ जाएगी मेरे भाई 50,000 रुपए। और यही इस सवाल का उत्तर है, आंसर है कहीं पर ऑप्शन। ठीक है, सवाल बढ़िया था ना। तो अगर कनेक्टिविटी बना पा रहे हो तो सवाल आप देख रहे हो, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन दिख रही, दूसरे के बाद तीसरी दिख रही, आपके पास आंसर दिख जाएगा, है ना। तो किसी भी सवाल को लेकर के हैम्पर नहीं होना, परेशान नहीं होना। सवाल सॉल्व करते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसी मोटिवेशनल लाइनें आपको हजारों याद होंगी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में एक बड़ा मजेदार चीज है, मोटिवेशन यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा मिलता है। कई बार डिमोटिवेट हो जाते हो, वो वीडियो बड़ी हेल्प करती हैं, सुना है मैंने। तो बस वैसी है, तो मोटिवेशन ऐसी लाइनें बहुत चलती रहेंगी, बट मुद्दा ये है कि प्रैक्टिस जरूरी है सही सवालों पर, है ना, सही जगह पर मेहनत करो, सही जगह पे। ये यार बड़ा आसान सा सवाल आ गया है। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, उसके नंबर दे रखे 360, 36 दूनी 72। तुम्हें भी पता है आंसर क्या आएगा। अगर 72 से कैंसिल करें, 36 से 36 खत्म, 1% बराबर। पेन नहीं चलाना। ये सवाल भी तुम्हारे एग्जाम के सीजीएल टीयर 1 2019 में पूछा है, तो सवाल ऐसे भी आते हैं एग्जाम में। अब तुम डिसाइड करो कि किस सवाल में पेन चलना चाहिए, किस सवाल में नहीं। और मैं हमेशा एक चीज पर जोर देता हूं कि कोशिश करो कम से कम पेन चले, दिमाग ज्यादा से ज्यादा चले, जो कि कुंद रखा है तुम्हारा, है ना। तो इस पर काम करो, इसको जितना ज्यादा स्पीड में आप वर्क करा सकते हो उतना ज्यादा बेहतर है ना। क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे जो पेन की स्पीड है, जो हमारे हाथों की स्पीड है, वो हमारे दिमाग की स्पीड से बहुत कम है। जितनी देर में आप एक सवाल लिख के सॉल्व कर पाओगे, गारंटी दे रहा हूं, दिमाग में अगर सॉल्व करोगे तो, और प्रैक्टिस अगर आपकी ठीक ठाक है, तो आप उसी टाइम ड्यूरेशन में कम से कम 3 या 4 सवाल लगा सकते हो। किसी भी टॉपर्स का आप इंटरव्यू देखना, जो जेन्युइन टॉपर हो, है ना, किसी के कहने पे भी कुछ भी बोलने वाला ना हो, ठीक है। ऐसा आजकल बहुत चल रहा है ना, जेन्युइन देखना, है ना। तो अगर उसका इंटरव्यू अगर आपने कभी सुना होगा तो वो ये चीज जरूर बताएगा कि मेंटली कैलकुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप मैथ में आप चाहते हो कि आप स्पीड के साथ सवाल सॉल्व कर पाओ, आपके पेपर में जो भी सवाल आ रहे हैं आप उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओ, दिमाग में सॉल्व करना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। तो वैसे ही दिमाग में किया करो। 36 से 36 कैंसिल किया तो ये कितना बचा, 10 बराबर 2%, 1% बराबर 5 नंबर के, इनका मैक्सिमम मार्क्स 100%। अगर 1% 5 नंबर तो 100% 500 नंबर, सवाल खत्म। काहे के लिए हम पेन चलाएं, महंगा आता है। लग गया, आगे बढ़ लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एक कॉलेज में बीएससी में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए सीटों की संख्या आपको दे रखी है 7, 5 और 8 के रेशियो में। इन सीटों को क्रमशः हमने 50%, 40% और 25% बढ़ाया, ऐसा हमने प्रस्ताव दिया, ठीक है। तो बढ़ी हुई सीटों का रेशियो बताइए कि अब कितनी सीटें हो गई हैं, ये आपसे ठीक है। तो अब यार यहां पर जनरली क्या करोगे आप, 50% 7 को कैसे बढ़ाओगे, डेसिमल बनाएगा, तो आप सीधे बोलोगे 70 मान लो या 700 मान लो। मैं कहता हूं ऑब्जर्वेशन रखो अपनी अच्छी। हमें बढ़ाना कैसे, यहां पर हमें 1/2 बढ़ाना। कितना बढ़ाना, 1/2। डिनोमिनेटर में कितना आया, 2। दिमाग में, पेन नहीं चल रहा है अभी, अभी साथ में प्रैक्टिस करोगे इसी तरीके से, तभी चीजें सीखोगे। क्या हमने ऑब्जर्व किया, हमें 1/2 अपॉन में 2 चाहिए, यहां पर 2/5 अपॉन में 5 भी चाहिए, अपॉन में 4, अपॉन में 4 भी चाहिए। लेकिन यार यहां पर जो अपॉन में 4 आ रहा है तो वो तो ये 2 से हैंडल हो जाएगा, राइट। जो 4 आ रहा है वो इस 2 से हैंडल हो जाएगा या नहीं, क्योंकि हमें चाहिए 1/4 8 का, आसानी से मिल जाएगा।
हमें 2/5 चाहिए 5 का, ये भी आसानी से मिल जाना है। हमें 1/2 7 का चाहिए, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है ना। तो उस 2 को हैंडल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो। नंबर्स जितने छोटे रहेंगे कैलकुलेशन उतनी छोटी रहेगी। बढ़ाने को तो आप 7 लाख भी कर लो, मैं थोड़ी ना कोई दिक्कत है, दिक्कत तो मैं बनेगी। तो नंबर्स जितने छोटे रहेंगे कैलकुलेशन उतनी आसान रहेगी। तो हमें सिर्फ 2 को हैंडल करना है, बाकी तो ऑटोमेटिकली हैंडल हो रखे हैं। तो 2 को हैंडल करना है तो रेशियो अपना बना लो, 2 से मल्टीप्लाई करके 14, 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये रेशियो हो जाएगा 10, और फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 दूनी हो गया 16। ये हमारा रेशियो, उन्होंने 7 5 8 दिया, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 14 10 और 16। क्यों किया, लॉजिक आपको पता है। अब आपके पास बड़ी आसान सी चीजें हैं कि 50% बढ़ाया, अगर मैंने इसे 50% बढ़ाया मतलब आधा बढ़ा दिया, तो 7 अगर बढ़ा देंगे इसका 50% मतलब 7 बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा आपका 21। दूसरे वाले को कितना बढ़ाया 40% मतलब 2/5, 10 का 40% 4 होता है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। तो इसको आपको 4 बढ़ा देना तो ये हो जाएगा मेरे भाई 14, और इसे हमें बढ़ाना है 25% मतलब 1/4, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20। तो व्हाट इज योर रिक्वायर्ड रेशियो, दैट इज 21:14:20। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। लग गया सवाल। आपको भी पता है कि ये सवाल आप कितनी देर में सॉल्व करते, राइट? ये चीजें आपके लिए नई भी हो सकती हैं या फिर आप इनसे फैमिलियर भी हो सकते हो, दोनों चीजें हैं। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो यार, पढ़ाई हर एक बच्चा करता है, एक बच्चा किसी ना किसी टीचर से पढ़ता है, और हर एक टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहता है अपना, जो भी उसका बेस्ट हो वो बेस्ट देता है। वो कभी भी इस सोच के साथ में बच्चे को नहीं पढ़ाता है कि नहीं हम बच्चों को कम पढ़ाएंगे, वो बेस्ट देता है। अब आप उन चीजों को किस तरीके से यूज कर पा रहे हो ये आपके ऊपर है। जो बच्चा उन चीजों पर ज्यादा अमल करता है, टीचर्स की बात को ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करता है, उसकी बताई हुई हर एक गाइडेंस को अप्रोच करता है, वो सिलेक्शन में कन्वर्ट होता है। और इंपॉर्टेंट मुद्दा सिलेक्शन ही सिर्फ नहीं है, जिंदगी सिर्फ सिलेक्शन तक ही नहीं है, ये चीज तुम भी जानते हो। सिलेक्शन के बाहर भी एक बहुत खूबसूरत जिंदगी है। तो अपनी इस जीवन को, अपने इस टाइम को सही डायरेक्शन में लगाइए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ये टाइम वापस नहीं आना है ना। ऐसा नहीं कि बस घुसे रहो अपने कमरे में, लगे पड़े दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एकदम गधे के जैसे मेहनत कर रहे हैं, फिर बाद में याद आया 4 साल 6 साल बाद, बोले ओहो हो, तो जीवन के सबसे हसीन पल थे वो तो हमने एक कमरे के अंदर बैठ के गुजार दिए। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपको सिलेक्शन चाहिए, आप 7-8 घंटे पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ 7-8 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद में आप अपने दैनिक कार्य में लग जाओ। जो भी आपके हिसाब से आपके लिए जरूरी है वो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बना सकते हो। किसी को घूमना फिरना ज्यादा पसंद होता है ना, किसी को बातचीत करना ज्यादा अच्छा लगता है, वो फिर आप अपने हिसाब से रखो। लेकिन हाँ, 7-8 घंटे पढ़ाई करो सफिशियंट है, बट डेडिकेटेड है ना। 14-15 घंटे वाले में सिलेक्शन नहीं होता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एग्जाम टाइम पे 14-15 घंटे वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, बच्चा अगर सिंसियर है। बट कोई अगर ये बोले नहीं हम तो सर जिस दिन हम एसएससी की तैयारी में घुसे थे, हम सर 16-16 घंटे पढ़े हैं, मैं सीधा बोल दूंगा नहीं होना तेरा। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। 60% लड़के 70% लड़कियां फेल हो गई, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। पहला सवाल याद करो, पहले वाले सवाल में क्या डाटा और दे रखा था कि क्लास में 1400 बच्चे हैं। अब वो समझ गए, लड़के पढ़ लिए नुस्सेंगर से, अब ये 1400 को तो भाव देने वाले हैं नहीं, तो काय के लिए एक लाइन बढ़ाएं, तो उन्होंने पहले से हटा के रख दिया। सेम वही पैटर्न है, बस एक लाइन उसमें एडिशनल ऐड थी कि 1400 बच्चे। अब आप कर जाओ, समझ गए ना कि क्या उस सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस था। तो हमें यहाँ पर बस वही करना है कि हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं टोटल। अगर इन 100 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, हमारे पास बॉयज हैं 45, इसका मतलब गर्ल्स हो जाएंगे हमारे पास में 55। सीधे डिस्कशन करो अपने टारगेट पे,
आपका टारगेट है कि कितने बच्चे फेल हुए हैं। 60% अगर लड़के पास हो गए हैं तो इसका मतलब 40% मतलब 2/5। तो 2/5, 5 ने 45, 9 दूनी 18 लड़के फेल हो गए। 18 लड़के फेल हो गए। यहीं पर लड़कियों पर चर्चा कर ली जाए, 70% अगर लड़कियां पास हैं तो 30%, 30% का मतलब 3/10 इतनी लड़कियां फेल हैं। तो 55 गुणा 3 165 हो गया, और वो 10 वाली दशमलव लगा देना तो 16.5 लड़कियां फेल हो गई। तो लड़के टोटल फेल हुए हैं 18, लड़कियां फेल हुई हैं 16 तो टोटल कितने बच्चे फेल हो गए? 18 और 16, 34.5। ऑप्शन डी करेक्ट, राइट। तो देखो ये चीज तो यार तय बात है कि लड़कियां तो देखो कम फेल होती हैं, है ना, बहुत ज्यादा मन से ये पढ़ाई करती हैं, या तो करती नहीं है तो करती नहीं है, करती हैं तो डेडिकेशन लेवल है, जिस डायरेक्शन में लग जाए सीखना चाहिए तुम्हें। आओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ए की सैलरी बी की सैलरी से 50% ज्यादा है। यदि ए की सैलरी में 40% की वृद्धि हुई और वहीं पर बी की सैलरी में 90% की वृद्धि हुई, तो उनकी ओवरऑल सैलरी में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? अब देखो यहां पर आपके अप्रोच बदल सकते हैं। यहां पर जितना बच्चों ने मेहनत कर रखी होगी, प्रैक्टिस कर रखी होगी, उनकी अप्रोचेस बदलती जाएंगी। एक बच्चा इस सवाल को बोलने वाला है कि सर हम इसे लगाएंगे बेसिक ऑफ परसेंटेज से, वो भी एक बेहतर अप्रोच है इस सवाल को सॉल्व करने की, बेसिक ऑफ परसेंटेज से। एक बच्चा है जो खुरापति, खुरापति बच्चा मतलब समझना टैलेंटेड, मैं टैलेंटेड की हिंदी खुरापति बोलता हूं, मेरी अपनी इंग्लिश है, तुम लोगों के समझ में नहीं आएगी। हाई लेवल जो इंग्लिश होती है वहां तक पहुंचने के लिए अभी आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। तो अभी आप मैथ पे करो, इंग्लिश पे ना करो, मतलब मेरी वाली पे, बाकी आपके सिलेबस वाली पे करना, ठीक है। तो दूसरा बच्चा क्या करने वाला है, वो ये कहेगा सर जी यहां पर ए और बी की कंबाइंड सैलरी पर आपसे बात करी जा रही, दोनों को मिलाने वाली बात कर रहे हैं, और जहां चीजें मिल रही हो वहां पे मैथ में एलिगेशन तो होता है, राइट। तो हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे? एलिगेशन से। पहले बेसिक से चर्चा कर लेते हैं। बेसिक क्या रहेगा आपका कि ए की जो सैलरी है बी से 50% ज्यादा है, तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि 3 और 2 का रेशियो चलेगा ए और बी पे। ए और बी में 3 और 2 का रेशियो चलेगा, लेकिन चूंकि हमें आगे 40% और 90% की जरूरत पड़ रही है, तो मेरा सिर्फ सजेशन इतना है कि 30 और 20 कर लो, चीजें आसान हो जाएंगी चुटकी चुटकी सी, राइट। अब देखते हैं जरा क्या चीज रही। तो यहां से इनकी सैलरी कितनी बढ़ी भाई साहब की, तो बोले 40% बढ़ गई। तो अगर मैंने 30 का 40%, 3 चौको 12 रुपए बढ़ा। वहीं पर अगर मैं बी की सैलरी देखूं तो 90% बढ़ी है, तो अगर 20 का 90% देखूं तो 18% बढ़ गई सैलरी। बढ़ के कितनी होगी वो मुद्दा है ही नहीं कि ए की सैलरी कितनी होगी, बी की सैलरी कितनी होगी, वो पार्टी नहीं है आपके डिस्कशन का, तो सीधे टारगेट पे रहो। उन्होंने पूछा है कि कुल मिलाकर कितनी सैलरी बढ़ गई, कितने परसेंट सैलरी बढ़ गई। तो बस ये चेक कर लो कि बढ़ कितनी गई, तो आपको कि सर 12 इधर पे और 18 इधर पे, टोटल 30 रुपए सैलरी बढ़ गई। कितनी बढ़ी है? 30 रुपए। कितने से बढ़ी? इनिशियल सैलरी दोनों की कितनी थी, तो आपको कि सर दोनों की इनिशियल सैलरी 50 थी, इंटू 100 कर दीजिएगा। जो कंबाइंड ग्रोथ है दैट इज 60%। ऑप्शन सी करेक्ट। लगे सवाल? ये आपका बेसिक पैटर्न है, लेकिन बेसिक में भी क्या है, क्लासीफाई करके रखना चीजों को, है ना। गुचड़ गुचड़ मत कर देना सब में कि ये इधर पे लग रहा है वो उधर पे लग रहा है, तुम खुद परेशान हो, क्या निकालने को बोला था निकाल क्या रहे हो। चीजें सही तरीके से कैटेगराइज होनी चाहिए, राइट। अब एलिगेशन को समझते हैं कि यार इस सवाल में एलिगेशन कैसे लग सकता है, जरा उस पर भी चर्चा कर लीजिए। तो एक साइड पर ए की सैलरी और एक साइड पर बी की सैलरी, है ना। एक साइड पर ए की सैलरी और एक साइड पर बी की सैलरी रख लो। अब ए की सैलरी में ग्रोथ दे रखी है मेरे भाई 40 की, 40। बी की सैलरी में ग्रोथ दे रखी है 90 की। दोनों की कुल मिलाकर के ग्रोथ आपसे पूछी गई है, राइट। अच्छा ए और बी का रेशियो कितना है, तो आपको सर ए की सैलरी बी से 50% ज्यादा है, दैट मीन्स 3 और 2 का रेशियो बनेगा। तो ए की सैलरी अगर 3 है तो बी की सैलरी 2 हो जाएगी। आपको पता है मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनका डिफरेंस इनका सम, पर एलिगेशन में सिखाया हुआ है मैंने, राइट। तो अगर इनका डिफरेंस देखे 50%,
जो कि बराबर है 5 के। तो अगर 50% 5 के बराबर है, 5 के बराबर है 50%, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 20। मतलब यहां पर और यहां पर जो नंबर आएगा उसमें 20% का डिफरेंस होना चाहिए, दैट मीन्स ये 60, और यहां पर जो नंबर आएगा उसमें 30% का। ये एलिगेशन मैथड। तो दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो, बड़ी आसानी से सवाल लग जाएंगे और मजा आएगा ऐसे लगाने। जब आप इस तरीके से सवालों के साथ डील कर रहे होते ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस और ऐसी कई चीजें ही आपका सिलेक्शन तय करती हैं। सिर्फ और सिर्फ सवाल लगाना या पढ़ना ही आपका सिलेक्शन का जरिया नहीं है। हर एक चीज का एक रोल होता है, राइट। अब जैसे अगर पिक्चर वगैरह है तो भले ही उसमें एक छोटा सा भी अगर कोई रोल प्ले कर रहा है तो उस रोल की भी अहमियत होती है। अगर वो सारे छोटे छोटे रोल हटा दो, बोले नहीं पिक्चर में सिर्फ हीरो रहेगा, तो मारेगा किसको? खुद को। विलन तो है ही नहीं। सब चीजें होना जरूरी है, मजा तभी है ना। तो हर एक चीज पर काम करो। ये सवाल कुछ ज्यादा खाया पिया लग रहा है। कब आया ये? सीजीएल मेंस 2021 को आया, 8 अगस्त 2022 को जो पेपर हुआ था उस पेपर में ये सवाल पूछा गया। काफी अच्छा खासा सवाल लग रहा है ना। और ऐसे सवालों को देख के आप भाग देते हो। लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि जिनके दिमाग में ये चीज चलती कि नहीं यार हमें तो मैथ में पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आने, पूरे के पूरे नंबर चाहिए हमें, वो भाग नहीं सकते क्योंकि उन्हें अटेम्प्ट करना है और वो करते भी हैं, है ना। अब तुम कहोगे सर वो अटेम्प्ट करते बेवकूफी है, नहीं, उन्होंने इतनी स्पीड मेंटेन कर रखी है कि वो ऐसे सवालों के लिए भी टाइम दे लेते। लेकिन हाँ, देते बाद में, पहले नजर में तो ये स्किप करने वाला ही सवाल है, क्योंकि जितनी देर में आप इसे पढ़ोगे उतनी देर में आप एक सवाल सॉल्व कर चुके होगे। तो पहली नजर में स्किप जरूर होगा, लेकिन अटेम्प्ट ये भी होगा। करना कैसे समझो। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपए था। उसने 3 एक्सपेंडिचर किए। व्यक्तिगत और पारिवारिक जो खर्चे, जो उसने पर्सनल और अपनी फैमिली के ऊपर खर्चा किया, उसको उसने पी से रिप्रेजेंट किया, टैक्सेस को टी से किया, और जो उसने लोन वगैरह लिया था एजुकेशन पर उसको उसने ई से रिप्रेजेंट किया कि हम 3 जगह पर खर्चा कर रहे हैं, राइट। बाकी का जो धन है वो उसकी सेविंग है। पी सैलरी का 50% था, मतलब पी जो भी था, जो पर्सनल खर्चा था वो सैलरी का 50% था। आपको सर 80,000, मैंने फिर कहा पहले सवाल पढ़ लो, सीधे भागो मत, सीधे भागना ही तो गड़बड़ी हो जाता है, राइट। 80,000 पे रुक जाओ भी। 50% था। ई जो है मतलब जो लोन था वो पर्सनल खर्चे का 20% था। वहीं पर जो टी था, टैक्सेस था, वो एजुकेशन लोन का 15% था। जब उसके वेतन में 30% की हमने वृद्धि कर दी, उसके बाद फिर काफी चेंजेस हुए, उन पर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले अभी तक जितनी कहानी समझ में आई जरा उसको बनाते हैं। तो मेरे भाई इस बंदे की सैलरी थी 100 रुपए। इस बंदे की सैलरी थी 100 रुपए। इसने सबसे पहले पर्सनल खर्चे पर 50% खर्चा किया, मतलब 50 रुपए उड़ा दिए। फिर इसने एजुकेशन लोन पर जो 20% था आपके पर्सनल खर्चे का, एजुकेशन लोन पर अपने पर्सनल खर्च का 20%, 50 का 20%, 10 रुपए आएगा। 10 रुपए खर्चा कर दिया। फिर बात आई टैक्सेस की, टैक्स की बात आई। तो टैक्स जो था वो एजुकेशन लोन का 15% था। 10 का अगर हम 15% निकालेंगे तो 1.5। ये उसके कुछ खर्च निकल के सामने आए। बाकी का जो भी पार्ट है वो कितना था? बोले सर बाकी का पार्ट सेविंग है। अगर मेरे भाई मैं यहां पर सेविंग पर बात करूं तो सेविंग कितनी होगी उसकी? सेविंग उसकी हुई 50, 10, 60, तो 40 रुपए, और यहां से 1.5 हटा देंगे तो 38.5 रुपीज उसकी सेविंग। यही तो रहा ना इनिशियल उसका जो भी स्ट्रक्चर था सैलरी का, वो कुछ ऐसा बन के आया सामने, है ना। चूंकि ये 100 नहीं है, ये 1,60,000, उस पर चर्चा हम आगे करेंगे। अब क्या हुआ? अब जरा चीजें बढ़ाओ आगे। इन्होंने कहा सर जी अब जो उसकी सैलरी है वो 30% बढ़ गई, तो अब सैलरी 100 से कितनी हो गई? 130 हो गई। पी पर जो भी परसेंटेज वो खर्चा कर रहा था उतना ही कर रहा है, मतलब आधा खर्चा वो पी पर ही करेगा। लेकिन ई जो है अब हो गया 30% हो गया। ई कितना हो गया? 30% हो गया। तो बच्चे के दिमाग में आएगा, बोले सर अब उसकी सैलरी हो गई 130।
60 पर आधा खर्चा कर रहा है तो इसका मतलब वो 65 खर्चा करेगा। अब जो एजुकेशन लोन है इसका 30% निकालो। अब 65 का 30% निकालना थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। इसका भी आपको एक तरीका बता दूंगा कि आप कैसे लगा सकते हो। तो 65 का अगर आपको 30% निकालना है, 65 195, 19.5 है, ये आपका ये आ गया। अच्छा फिर क्या हो गया, और टैक्स जो है वो एजुकेशन लोन का 20% हो गया। अब इसका 20% मतलब 1/5 निकालो फिर से महाभारत। बट 1/5 अगर निकालने जा रहे हो, 20% अगर निकालो, 5 से कैंसिल किया, 5 से 15, 5 ने 45। महाभारत तो थोड़ी सी देखो यार बन गई, क्योंकि अब अगर सेविंग भी निकाल रहे हो तब भी आप अच्छी खासी कैलकुलेशन में जाके फंस गए हो। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यार, कि अगर मैं यहां से इसका टोटल एक्सपेंडिचर निकाल दूं तो कितना हो गया, बोले सर 65 और 19 20 अगर मान लेते हैं तो 85 हो गया। 85 हो गया और इधर से हमने 0.5 दे दिया था, तो 85 के बाद में 3 88.4 रुपए उसने खर्चा कर लिए। फिर 130 से घटाओ, महाभारत तो बन गई। इसको आसान कैसे कर सकते हो, देखो कैसे करते हैं, समझो। यहीं पर आपका यूज होता है। अब चीज समझो यार, हमें जितना भी एक्सपेंडिचर, जो सैलरी है वो 30% बढ़ी, मतलब 1.3 टाइम्स हो गया। जो सैलरी है वो कितनी हो गई, 1.3 टाइम्स हुई है ना। एक काम करते हैं यार, अपन इसी पर डिस्कशन करते हैं। सैलरी 100 रुपए है, पर्सनल खर्चा अभी भी उसका 50% ही है, आधा है 50%, क्योंकि पर्सनल खर्चा स्तर उतना ही रखा जितना पहले था। एजुकेशन लोन अब पर्सनल खर्चे का 30% हो गया है, तो एजुकेशन लोन की अगर हम बात करें तो ये 15 हो जाएगा, राइट। वहीं पर आपसे बोला है कि जो टैक्सेस है वो एजुकेशन लोन का 20% है। 15 का 20% अगर हम निकाल रहे हैं तो 3 रुपए आएगा। तो इसका मतलब जो टैक्सेस है वो कितना हो गया, बोले सर वो हो गया 3 रुपए। ये बात निकल के आई, दिमाग पे नहीं चढ़ी होगी। बोले सर जी ये 1.3 30% बढ़ गया था। अरे सबर करो, बताते हैं ना सब, रुको। सेविंग कितनी है, यहां से सेविंग बताइए। आप कहने वाले हो, बोले सर जी यहां से अगर हम सेविंग देखें तो 50, 60 और 68। 68 मतलब यहां से 32 रुपए सेव कर रहे हैं, 32 रुपए यहां से सेव कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। लेकिन अब यहां पर देखने वाली जो मजेदार बात है वो कुछ ऐसी है कि ये जो आपका पॉइंट है, ये पूरा स्ट्रक्चर इनिशियल स्ट्रक्चर से 1.3 टाइम्स बढ़ चुका है। चीजें आसानी तो करनी है, कैसे भी कर लो, करके देख लो। अब आप पूरा हर एक चीज आपको, ये अप्रोचेज रहती है आपको सवालों को कैसे आप आसान बनाओ। जहां पर अभी थोड़ी देर पहले आपको टफ लग रही थी चीजें, अब आसान हो चुकी हैं। अब देख लो, सैलरी कितनी, मल्टीप्लाई करो 130, पर्सनल खर्चा कितना, मल्टीप्लाई करो 65, एजुकेशन पर खर्चा कितना, मल्टीप्लाई करो 19। सब चीजें वही चली, लेकिन आसान तरीके में आप कर पाए। तो जो अब आपकी एक्चुअल सेविंग यहां से होगी, अगर आप देखें इसे, तो 1.3 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 तिया 39 और 2 41, 41.6 की सेविंग यहां से हुई। 38.5 उधर पे, 41.6 की सेविंग यहाँ पर हुई। बस अब बस आप टोटल कर जाइए, इसके बाद अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में। अगर मैं यहाँ से टोटल सेविंग करूँ तो यहाँ से हमारी सेविंग हो रही है 1.1 हासिल होगी, 8 और 2 10 हासिल 1, और ये हो जाएगा 80। 80.1 की आपने सेविंग करी, कब, जब आपकी सैलरी थी 100 रुपए की। अब सैलरी तो है आपकी 1,60,000 और उन्होंने एक्चुअल डाटा पूछा, इसलिए आपको एक्चुअल वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो अपना काम बन चुका था अगर वो परसेंटेज पर चर्चा कर रहे होते। लेकिन उन्होंने डाटा पूछा है एक्चुअल, राइट। तो जब हमारी सैलरी पूरी 100 रुपए थी, क्वेश्चन के हिसाब से 1,60,000 थी, इसका मतलब हमारा एक क्वेश्चन के 1600 के बराबर है। तो हमारा 80.1 कितने के बराबर होगा, आप कहोगे सर 1600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर जाएंगे मेरे भाई। यहां से अगर एक जीरो हटाएंगे डेसिमल गायब हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएंगे, 0 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128, 1,28,160 है कहीं पर, 1,28,160। सीजीएल मेंस में आया वो सवाल, मजेदार सवाल है, बट स्किप नहीं करना है आपको, आपको सब कुछ सीखना है।
अभी जब आप सीख रहे हो तो आप सब कुछ सीखने की कोशिश करो, हर एक चीज, राइट। चलो, समझ गए हो ना। एक काम करना, मैं साइड हो जा रहा हूँ, सवाल अच्छा था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, है ना, जरूरी है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक भिन्न के अगर अंश में हमने 20% की वृद्धि करी, हर में 30% की कमी करी, तो प्राप्त भिन्न 39/25 हो जा रही है। आपसे पूछा है मूल भिन्न बताइए। जब भी फ्रैक्शन का सवाल आए, फ्रैक्शन का सवाल आपसे 2-3 जगह पे पूछा जाएगा। पहली चीज परसेंटेज में, दूसरी चीज रेशियो में, तीसरा नंबर सिस्टम में, चौथा जब भी आपसे फ्रैक्शन का सवाल पूछा जाए, इनिशियल फ्रैक्शन को हमेशा एक्स वाई मान लेना। सवाल का आंसर 2 लाइन में आ जाए। कैसे, देखो, हमें मूल भिन्न पूछा है, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने मान लिया एक्स अपॉन वाई। इन्होंने कहा हमने अंश को 20% बढ़ाया, हमने अंश को 20% बढ़ाया मतलब 120 कर दिया। हमने हर को 30% घटाया, 70 कर दिया। यही तो किया। इतना करने के बाद जो हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन आ रही वो आ रही है 39/25। इतना करने के बाद हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन आ रही वो आ रही 39/25। जो भी कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दो, 7 से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13×3 = 39, तो को 12। और कुछ कटेगा? कुछ नहीं कट रहा है। तो 13×7 = 91, 25×4 = 100। आ गई ओरिजिनल फ्रैक्शन, खत्म बात। 91/100, यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी सवाल पूछा जाए, फ्रैक्शन पर बेस्ड है, नोट करते जाना। ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब नोट करते जाना। इसके साथ साथ एक वीडियो अभी परसेंटेज की आपको और दूंगा। इसमें तो हमने वो सब सवाल डिस्कस करे हैं जिसमें हमने एसएससी ने पिछले 3-4 साल में जो जो अच्छे अच्छे सवाल पूछे वो सब आपसे डिस्कस करो, और आप देख भी रहे हो सवाल का लेवल क्या चल रहा है। एक वीडियो वो रहेगी जिसमें परसेंटेज के हर एक कॉन्सेप्ट के सवाल आपको सिखाए जाएंगे। तो 2 वीडियो के बाद में आपको परसेंटेज में और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़े अगले सवाल पे। एक सर्वे में यह पाया गया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता मेल हैं, बाकी के फीमेल हैं। 40% पुरुष मतदाता एजुकेटेड हैं। 33:1/3% महिला मतदाताएं अशिक्षित हैं। तो कितने प्रतिशत मतदाता पढ़े लिखे हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया CHSL 2021 में। तो कर जाओ यार। हमारे पास 100 वोटर्स हैं। अगर हम 100 वोटर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 55% हमारे पास मेल है, तो फीमेल कितनी हो गई? 45। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन केस बहुत पूछ रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन केस स्टार लगा के रखना। आप देख रहे हो इस डिस्ट्रीब्यूशन केस पे ये शायद अभी हम लोग कितने क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन पे आए हुए हैं, और कम से कम 3 या 4 सवाल आ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन केस पे। बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी ना कि कौन सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं। अब आपको बोला गया है कि 40% जो मेल हैं वो शिक्षित हैं। हमसे पूछा है लास्ट में एजुकेटेड वोटर्स के बारे में पूछा है, तो सीधे सीधे उन्हीं को निकालना है। तो 40% मेल अगर पढ़े हुए हैं तो इनका 40% निकालो। 2/5, 11×2 = 22। 22 लोग पढ़े लिखे हैं। अच्छा, महिलाओं में 1/3 हिस्सा पढ़ा लिखा नहीं है। अगर 1/3 पढ़ा लिखा नहीं है मतलब 2/3 की जरूरत है, तो इनका 2/3 निकालो। 45 का 2/3 कितना हो जाएगा? आपको सर 15×2 = 30। तो ये हो गए 22 पुरुष पढ़े हैं, 30 महिलाएं पढ़ी हैं। टोटल कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 22 और 30 52। ऑप्शन ए करेक्ट। खत्म सवाल, छुट्टी। राइट, कर पा रहे होंगे ना। अब अगर इस तरीके का कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर पाओगे। क्लियर हुआ या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वाह, ये जब सवाल आता है, ये सवाल 2020 में आया है सीपीओ में टीयर 1 में, 2021 में भी मिला था ये सवाल, 22 में, सब में पूछते हैं। होता क्या, दिखने में बड़ा आसान लगता है। बोले यार ये सवाल, ये तो बच्चों जैसा सवाल है। भाई साहब टाइम गंदा खाता है ये सवाल। दिखने में आसान है लेकिन टाइम अच्छा खासा खाता है, क्योंकि यहाँ पर चीजें उतनी आसान होती नहीं है जितनी दिख रही होती है। दिखने में क्या है, बेसिक ऑफ परसेंटेज, पहला लेवल जो होता है ना परसेंटेज का, ये वो है कि भाई 50 का 30% कितना होगा, 75 का 22% कितना होगा, ये वो है। लेकिन सवाल आप खुद देखो कैसा है, अभी देखना कैसे लगेगा।
तो ऐसे सवाल जब आए तो आप अपनी कैसे कैलकुलेशन करनी है उसको जरूर फोकस करो, वो वहां पर आपको सीखने की, मेहनत करने की, प्रैक्टिस करने की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल ना चाहते हुए भी, मतलब ये वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मीठा जहर टाइप का आप बोल सकते हो, मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं। मुद्दा ये है कि दिखने में ये लगेगा कि यार ये सवाल तो अभी उड़ा देंगे, तुरंत 2 नंबर जेब में, लेकिन वो 2 नंबर थोड़ी मेहनत करके मिल पाएंगे आपको। देखो कैसे करते हैं। सवाल हमें दे रखा है 110 का जो हमने x% कम किया है, 50%, 50 को जो हमने x% बढ़ाया है, 110 को x%, अब वो x की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है, राइट? तुक्का नहीं लगा सकते वहां पे। 110 को जब हम x% कम कर रहे हैं, 50 को जब हम x% बढ़ा रहे हैं, तो ये दोनों के रिजल्ट जो है वो बराबर हो जा रहे हैं, समान हो जा रहे हैं। कई बार सवाल में यहां पर रेशियो में दे देंगे, तो उनके जो रिजल्ट हैं वो 2 और 1 के रेशियो में हो रहे हैं, 3 और 2 के रेशियो में हो रहे हैं। तो आपको सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया यहां पर कि जब हमने 110 को x% कम करना है, इसका मतलब यह हुआ कि 100 माइनस x% कर दिया, और दूसरी साइड पर जब हमने 50 को x% बढ़ाया है, इसका मतलब 100 प्लस x% कर दिया। तो ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर हुए। अब आपकी श्रद्धा कि आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर जो, अंदर से मल्टीप्लाई कर लो, जो आपको अच्छा लगे, या फिर आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके CND लगा दो, कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो। दोनों में से कोई भी तरीका लगाओगे लग जाएगा, है ना? बाकी जादुई तरीके में मत जाना कि इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये इक्वेशन कब बनी, क्योंकि यहां पर हमें दे रखा है समान है। अगर मैंने रेशियो दे दिया होता तो चीजें बदल गई होती, राइट? तो अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो हमारे पास यहां पर आएगा मेरे भाई 1100 माइनस का 11x, परसेंटेज से परसेंटेज गायब हो गया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे भाई 500, और प्लस का ये हो जाएगा 5x। 11 को उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा 16x, 500 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 600। 8 से कैंसिल किया 2 बार, 8 से कैंसिल किया 75 बार, x बराबर आ गया 75/2%। x की वैल्यू आ गई 75/2। ये वैल्यू सोच पाते आप, अज्यूम कर पाते, मतलब कैलकुलेट करना पड़ा। आगे क्या है, अब बोले हैं कि 650 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने परसेंट ज्यादा है। अगर x की वैल्यू नहीं होती तो ये चीजें आगे नहीं बढ़ी होती, ये भी आपको पता है, राइट? तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास डाटा इतना आ चुका है कि हमें 650 का x% मतलब 75/2% ये पता करना है। 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, और कुछ कैंसिल होगा? कुछ नहीं हो रहा है कैंसिल, सिर्फ 2 से और कट जाएगा, बाकी का सब सन्नाटे में रहने वाला है, राइट? तो अगर इन्हें हम सॉल्व कर पा रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 65 1950/8, ये वैल्यू है। दूसरी वैल्यू क्या है, 180 के x प्लस 20, x प्लस 20 मतलब 75/2 में हमें 20 ऐड करना है। 75/2 में अगर हम 20 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा यहां से, बोले सर 40 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 4 11, 115/2। मतलब हमें 180 का 115/2 पता करना है। 180 का 115/2% ये तो चाहिए चाहिए, राइट? अब अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे इसे तो सॉल्व कैसे किया जाए, 10 से 10 खत्म, 2 और 23, ये कुछ बात निकल के आई हमारे पास। तो कितना हो जाएगा, 23 गुणे, अगर 9 हम निकाल ले रहे हैं, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, 23 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 207 होता है, राइट? तो 207/2 ये वैल्यू निकल के आई। क्या समझ पाए अभी तक? बड़ा आसान लग रहा था ना ये तो, अभी भी बाकी है सॉल्व करना। मुद्दा क्या है इससे, से मुद्दा ये है आपको समझाने वाला कि जब भी ऐसा सवाल आपको दिखाई पड़े या इस तरीके के जो लुभावने सवाल दिखाई पड़े जो आपका टाइम किल कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने सवाल लगाना शुरू किया था आपको 2 लाइन में ही मैसेज मिल गया था कि यार ये सवाल तो बड़ा लंबा जाएगा, ड्रॉप तुरंत,
पीछे मत पड़ना, क्योंकि पता लग रहा है अगर ऐसा कोई सवाल आपको जब आप पेपर दे रहे हो और अगर ऐसा कोई सवाल फंस गया तो आपका टाइम किल कर देगा, और टाइम अगर किल हुआ तो इसका मतलब आपका मोरल ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आपको दिखाई पड़े तुरंत ड्रॉप कर देना, बाद में आके लगा लेंगे। अभी तो अपन फंस चुके हैं तो पूरा लगाना पड़ेगा। अब इन्होंने पूछा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली, लेकिन अगर मैं नोटिस करूं जरा तो एक इन्होंने रिलीफ दे दिया, एग्जाम में आया हुआ है तो रिलीफ तो देंगे। रिलीफ ये दे दिया, हमारा एक ऑप्शन है 80, दूसरा 90, तीसरा 136 और चौथा 154%। मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूं तो ये नंबर कितना है, बोले लगभग 103। अप्रोक्सीमेशन चलेगा। ये नंबर कितना है, लगभग 103। यहां पर अगर मैं बात करूं 8 से अगर भाग कर रहा हूं तो 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौको 32, 8 दूनी 16 और ये कितना बचा, 3 बचा, 8 चौको 32, फिर से 3 बचा तो 8 चौको 32, लगभग 244 जा रहा है। कितना रहा है, लगभग 244। और ये कितना हो रहा था, बोले सर ये हो रहा था 103.5 समथिंग कुछ आ रहा था, यही तो रहेगा। अब अप्रोक्सीमेशन अगर लगा रहे हैं तो हमसे ये पूछा गया है कि जो 244 है वो 103 से कितने परसेंट ज्यादा है। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यार, दुगना तो है ही, राइट, दुगना तो है, मतलब 100% से तो ऊपर है, 100% से ऊपर है, दो तो रेस से बाहर हो गए। अभी 136 और 154 की लड़ाई चल रही। अच्छा, कितना ज्यादा ये साफ साफ दिख रहा है, बोले सर ये लगभग 41 ज्यादा है, 141 ज्यादा है। तो 103 तो 100% में बैलेंस हो गया जाके, 103 तो 100% में जाके बैलेंस हो गया। अब हमारे पास कितना बचा है, 141 ज्यादा था, 103 तो बैलेंस हो गया, 38%, 38 बचा है। वो 38 103 का कितना परसेंट होगा, 54%। 38 तो 103 का 54% नहीं हो सकता ना, 36% जा सकता है। तो यूज अप्रोक्सीमेशन। अब यहां पर तो उन्होंने राहत दे दी, अगर नहीं दी होती, ऑप्शन रख दिए होते, बोले 135, 136, 137, लग गई थी मेहनत, है ना। तो ऐसे सवालों से बचने की कोशिश करो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को ये लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोच क्या रहती है, जब मैं स्टूडेंट था मेरे साथ भी ऐसा होता था कि अगर मैं सवाल को लगाना शुरू कर चुका हूँ, 2 लाइन मैंने लगाई, उसके बाद मन में एक लालच आता है, ये सवाल पढ़ चुके हैं, 2 लाइनें लिख चुके हैं, 30 सेकंड तो इन्वेस्ट कर ही दिए, थोड़ा और कर लेते हैं, वो लालच ले डूबता है, 30 को बचाने के चक्कर में 60 और चले जाते हैं। तो जब भी कभी ऐसी जगह पर फंसो तो ये अप्रोचेज हैं सवाल के एग्जाम के सवालों को डील करने की, कि हम उन्हें स्किप भी करें। स्किप मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि हमें किसे छोड़ना है और किसको साथ रखना है। ये तो चलो सवालों की बात है। रियल लाइफ में सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, तुम लोगों का जो दुख है, सबसे बड़ा दुख तो यही है, तुम्हारा क्या दुनिया का है, यही तो पता नहीं चलता है कि किसको साथ रखना है और किसको छोड़ना है। मैथ के साथ ये बड़ी बेहतर चीज है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग जरूर मिल जाती है कि आप किस सवाल को अप्रोच करो और किसे आप स्किप कर सकते हो। तो ये बेहतर चीज है, यूज करो इसे, राइट। आगे, एक व्यक्ति के व्यय और बचत का जो रेशियो है दैट इज 5:3, उसकी जो सैलरी है वो 20% बढ़ गई, उसका खर्च 10% बढ़ गया, उस व्यक्ति की बचत में कितनी वृद्धि हुई, आपसे पूछा गया है। सवाल को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। पहला बेसिक अप्रोच है, आपको पता है, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको मैंने ये तरीका बताया कि आप इस सवाल को जब भी सॉल्व करो, कभी भी अगर आपके सामने ऐसा सेविंग एक्सपेंडिचर वाला सवाल आ जा रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस लगाने के पीछे की वजह ये है क्योंकि मैं इसे पर्सनली प्रमोट करता हूँ, है ना, कुछ अपना लेना देना है एलिगेशन के साथ में। सीधा बात यह है कि अगर आप एलिगेशन से लगा रहे हो तो ये सवाल बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी लग जाए, बस ये बेनिफिट है। क्या करना है, क्योंकि देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग अगर हम ये दोनों चीजें मिला दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलाने पे क्या बनता है, सैलरी बनती है ना, और मिलाने का मतलब एलिगेशन। तो बस वही करना है, एक साइड पर आपको एक्सपेंडिचर रखना है और दूसरे साइड पर सेविंग्स रखनी है।
एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारी जो सैलरी बढ़ रही है, ठीक है, सैलरी बाद में बात करेंगे, खर्च 10% बढ़ गया, खर्च जो है वो 10% बढ़ गया, सेविंग में क्या फर्क आया नहीं पता, सैलरी 20% बढ़ गई, यही तो बात रही। अब इसके बाद में एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दैट इज 5:3, दैट इज 5:3, बस। तो अब डिफरेंस निकालिएगा, ये हो गया आपका 10%, यही तो आ रहा। तो रेशियो का 3 हो गया 10% के बराबर। अगर मेरे 3 10 के बराबर है तो 1 बराबर 10/3, तो 5 बराबर 50/3, 50/3 दैट मीन्स 16 सही 2/3, यही तो आएगा, सिंपल। तो अब क्या करना है, ये 10 से बड़ा है 20 तो इधर जोड़ दीजिएगा, तो 20 में अगर 16 जोड़ रहे तो 36 सही 2/3% की ग्रोथ आएगी आपकी सेविंग में। लग गया सवाल। जबकि अगर आप किसी और तरीके से अगर ये सवाल अप्रोच कर रहे होगे तो अभी तक आप कैलकुलेशन में ही खेल रहे होते, यहाँ पर आप आंसर निकाल के आगे निकल चुके हो। आपको सबसे बेहतर बनना है तो ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, हर जगह करनी पड़ेंगी, बार बार करनी पड़ेंगी, 1000 बार करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये एक तरीका हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार लगा लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने आज के सेशन में अभी तक कौन कौन से सवाल बताए हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। पहला आपका ये एक्सपेंडिचर सेविंग वाला हो गया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो परसेंटेज वाला हमने बताया था, ठीक है, जो अभी चुनाव वगैरह वाले और फेल पास वाले सवाल लगा रहे थे, ये सवाल बहुत पूछ रहे हैं वो लोग। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। राघव अपनी सैलरी का 80% खर्च कर रहे हैं, अगर सैलरी 12% बढ़ गई, खर्च 17.5% बढ़ा, तो उसकी बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो, राइट। तो आपसे पूछा गया तो उसकी बचत में कितनी कमी हो गई है ये आपसे पूछा गया है। चलो भाई कैसे लगाए, क्या कर सकते, एक साइड पर एक्सपेंडिचर, एक साइड पर सेविंग। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी 12% बढ़ी है, वहीं पर अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये बढ़ा है 17.5% बढ़ा है, राइट। अच्छा अब इसके बाद इन्होंने पूछा है कि इसकी बचत में परसेंटेज डिक्रीज बताना है ना। यहाँ पे एक बड़ी मजेदार चीज आपको सीखने को मिलेगी, मैं दावा दे सकता हूँ पूरे सेशन में शायद इतनी बेहतर चीज आपको नहीं सीखने को मिलेगी जो यहाँ पर सीखने को मिलने, संभल के रखना है ना। देखो क्या करना है, अब हमें आगे की बात अगर देखी जाए तो हमें पता है कि वह अपनी आय का 80% खर्चा कर रहा है तो 20% बचा रहा है। 80% अगर ये खर्च कर रहा है तो इसका मतलब 20% ये बचा रहा है, ये तो बात रही है। तो इसका मतलब रेशियो हो गया 4:1 में, 4:, लगाओ सवाल। तो सर अगर सवाल लगा रहे तो यहां से अगर डिफरेंस देखा तो 12 5 17 5.5, एक बराबर अगर 5.5 के है तो 4 बराबर 22 के। अब यार ये बड़ा से छोटा हो रहा है तो ये और छोटा होगा, तो अगर 22 घटाओगे तो इसका मतलब 10% की कमी। कितनी कमी हो जाएगी, 10% की कमी। अगर हम इस सवाल को, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर हम इस सवाल को बेसिक से सॉल्व कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन में फंस रहे होते हैं, राइट। तो क्या हो रहा था, बोले कैलकुलेशन में फंस रहे होते हैं और अच्छी खासी कैलकुलेशन में फंस रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर 17.5 में अब 80 का 17.5 निकाल रहे हो, फिर उसके बाद में सैलरी कितनी हो रही है, बोले वो हो रही है 112 हो रही है, फिर सॉल्व कर रहे होते तो कैलकुलेशन अच्छी खासी बिगड़ गई होती, राइट। तो बेसिक अप्रोच तुमने अवॉइड करने की कोशिश करी क्योंकि अनुसेंगर सिखा के गए, वही बेसिक अप्रोच की जगह एलिगेशन लगाना। तुम एकदम अच्छे राजा बेटा की तरह तुम एलिगेशन की तरफ भागे। अब जब एलिगेशन की तरफ भागे तो वहां पर जो छोटी चीजें होती, मैं एक कहावत हमेशा कहता हूं, जब भी टकराओगे तो पहाड़ से नहीं टकराओगे, छोटे से पत्थर से टकराओगे, टक्कर उसी से लगेगी, पैर में चोट उसी से लगेगी। सवाल गलत और कहीं होगा ही नहीं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी हो, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, पिछले वाले सवाल में भी देखना आप, मैंने क्या लिखा था, +17। ये साइन +17 कौन लिखता है, जल्दबाजी में सिर्फ 17 लिखते हो ना,
गलत कर सकता है आपका। हो सकता है या नहीं? यहां पर क्या है, +12। अगर ये साइन पर अगर हमने फोकस नहीं किया होता पहली चीज, तो शायद हमारा आंसर -10 तक नहीं पहुंच रहा होता, हमारा आंसर बदल गया होता। इसका मतलब छोटी से छोटी बात भी मिस मत करना, एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। हो सकता है शायद आपका पूरा का पूरा सवाल उस छोटी सी इंफॉर्मेशन की वजह से घूम जाए और आप किसी और आंसर पे पहुंच जाओ। बात समझ में आई? पहला पॉइंट। दूसरी चीज, हमने क्या किया यार, अगर हमें 22 का डिफरेंस रखना था, हम 34 भी तो रख सकते थे, हमने -10 क्यों रखा? आपको क्या सर रूल है? एलिगेशन का ये तरीका होता है कि जो मिडिल वैल्यू होती है वो एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कॉन्सेप्ट की छोटी छोटी बारीकियां हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें ये बारीकियां नहीं पता है कि किस जगह पर जाकर के कॉन्सेप्ट हमारा बदलेगा, किस जगह पर जाकर के हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ये अगर बारीकियां अगर हमें मालूम नहीं होगी, तब भी शायद हमारा सवाल गलत हो सकता है। ये दोनों पॉइंट अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। बाकी समझ गए ना? सवाल अब कितना भी कैलकुलेटिव है, अगर सैलरी एक्सपेंडिचर है, यूज एलिगेशन बेखौफ बेधड़क तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अब ये देखो, बड़ा आसान सा सवाल है लेकिन कैलकुलेटिव हो सकता है। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 110 का x% याद आया? बट ट्राई करो, ठीक है। 240 का a% दे रखा है, 240 का a%, और 240 का a% बराबर है c के, ठीक है। अब a का c% दे रखा है, a का c% बराबर दे रखा है मेरे भाई तुम्हें कितना, 117.6 के। ये कुछ गजब नहीं बोल रहे हैं, कुछ तगड़ा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, समझाता हूं आपको कैसे। तो यहां से मेरे भाई हमें दे रखा है कि AC बराबर, ये तो साफ साफ इन्होंने बात कर दी है कि AC बराबर है 11,760। चीजों को कनेक्ट करना। अब आपसे पूछा है A प्लस C की वैल्यू, समझना बात को जरा गहराई से। AC की वैल्यू तुम्हें दे रखी है क्लियरली, क्या दे रखी है? तो सर AC की वैल्यू क्लियरली है 11,760, राइट। अब अगर ये 11,760 है और अगर यहां पर अगर आप कैलकुलेट करके देखो, तो C अपॉन A ये बराबर कितने के हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा यहां से 24,000 के। ये कितने के बराबर हुआ? 24,000 के। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। मैंने आज ही शायद किसी क्लास में पढ़ाया ना, अलजेब्रा में इक्वेशन और वेरिएबल के ऊपर बात आई थी। तो जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल फिक्स हैं, बाकी के सारे वेरिएबल फ्री हैं, राइट। तो अगर अपन इस तरीके से अगर बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशन, दोनों वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल फिक्स हो जाएंगे। मतलब ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे होंगे, यूनिक वैल्यू ले रहे होंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते, राइट। E अपॉन ए 24,000, सॉरी 24,000 नहीं, C अपॉन ए 2.4, मतलब C जो है वो A का 2.4 टाइम्स है। कितना है? 2.4 टाइम्स, बस मल्टीप्लाई कर गया था, राइट। तो C अपॉन ए 2.4 टाइम्स है, रख लो। तो अगर C की जगह पे 2.4 A रख लो, तो ये कितना बन जाएगा? 2.4। मैं 2.4 रखने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूं, तो 24/10 रख लो। 24/10 A, और एक A पहले से था तो A स्क्वायर बन जाएगा, और ये बनाएगा जाकर के 11,700। साफ साफ दिख रहा है ये 24 से गुरु कटेगा, ये 2400 कटेगा, राइट। कटेगा या नहीं कटेगा, साइड करो ना। यहां से एक ऑब्जर्वेशन वाली चीज बड़ी बेहतर मिली है। अगर तुम्हारी नजर खतरनाक है तो यहां से ऑब्जर्वेशन ब्रेक कर जाओ, राइट। यहां से ऑब्जर्वेशन ब्रेक कर सकते हो। कैसे करेंगे समझाता हूं, पहले इसको सॉल्व कर लो। 24 से कैंसिल किया, 24 चौको 96, 4 बार जाएगा, 96 गया, 6 16, मतलब 20 21, 216 हो गया, 24 निम्मा 216 क्या जाएगा? एक जीरो पहले से है, एक जीरो ये वाली उधर पहुंच जाएगी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4900। तो अगर ए स्क्वायर बराबर 4900 है, तो ए बराबर
70 70 700 नहीं, है ना, 70 रूट कर रहे हो ना, तो जीरो का भी तो हिसाब किताब करोगे ना। 700 नहीं, अरे तुम्हारे चक्कर में हम भी यार। 70, ए बराबर हो गया हमारे पास में 70। अब अगर मेरे भाई ए बराबर अगर 70 है, तो अब कहीं पर भी वैल्यू रख के आप दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ए बराबर 70 रख लिया आपने, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 0 से 0 खत्म मेरे भाई। 11 एकम 11, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छंग 42, 7 अट्ठो 56, 168 है सी। ए बराबर 70, सी बराबर 68, यूनिट डिजिट विल बी 8। आप जोड़ लेना, अब जोड़ना क्या, लास्ट में तो जोड़ना ही जोड़ना बचा है, और बचा ही क्या, आंसर 238। मुद्दा क्या निकल के है, यहां पर बात कुछ ऐसी निकल के आई कि हमें अभी से नहीं, पहली लाइन से ये चीज समझ में आ रही थी कि ए और बी की, ए और सी की वैल्यू में कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी जरूर है जो 5 का मल्टीपल या फिर 10 का मल्टीपल डिजर्व कर रही होगी, और ये तुम्हें भी लग रहा होगा। लेकिन उन्होंने जो बात आपसे पूछ रखी है, वो बात कुछ ऐसी थी मेरे भाई, बात कुछ ऐसी थी कि वहां पर आपकी ऑब्जर्वेशन वर्क नहीं कर पा रही, क्योंकि दूसरा नंबर उन्होंने ऐड करके रखा था। अगर यहां पर मल्टीप्लिकेशन में दे दिया होता तो हम अपना काम आसानी से कर पा रहे होते। तो यहां पर आपने देखा कि जब सवाल कितना आसान लग रहा था, बोले सवाल देखा, बोले ये तो चुटकी वाला सवाल है, बजा गया चुटकी वो तुम्हारी, है ना। तो ऐसे सवालों को ऑब्जर्व करके स्किप करने पर प्लान किया करो, ठीक है। जरूरी नहीं कि ईगो, और हाँ, ईगो पे मत लेना, बड़े ईगो वाले लोग हो, सवाल अगर आ गया नहीं अब तो लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना कभी भी, ठीक है। तुम अपना फायदा निकाला करो हमेशा। अब ये सवाल तो यार बड़ी आसानी से कर पाओगे, कौन से तरीके से, मैंने हमेशा बताया है ना कि हर एक तरीका काम का होता है। जो काम सुई का है वो तलवार नहीं कर सकती है। कपड़े सिलने का काम तलवार का है, ऐसा है नहीं, सुई का है। अब अगर तुम तलवार से कपड़ा सिलोगे, सिलने का तो पता नहीं, फटेंगे बहुत कायदे से। तो जो काम जिसका है उसी को करने दो, मैं हमेशा बोलता हूं। हम बताते जब भी अपने को नेट इफेक्ट निकालना होता है, फाइनली परसेंटेज इफेक्ट निकालना होता है, हम लोग रेशियो मेथड यूज करते हैं। इस सवाल को भी अगर रेशियो मेथड से सॉल्व करोगे हो जाएगा, बट सबसे आसान किससे होगा, नेट इफेक्ट। कैसे, बोले सर हमने लंबाई बढ़ाई 8%, चौड़ाई बढ़ाई 5%, क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की है, नेट इफेक्ट लगाएंगे, 8 5 13, एक साइड रख दो, 8 गुणा 5 40/10 मतलब 0.4 आ गया, 13 इधर का 0.4 इधर का जोड़ दो, 13.4, सवाल खत्म। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो हम किसी भी मेथड को सबसे अच्छा या किसी भी मेथड को सबसे बेकार नहीं बता सकते। अब ये चीज हुनर कैसे आएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बनो परफेक्ट, करो प्रैक्टिस। एक बच्चे को बोला गया एक अंक को 5/3 से गुणा करने के लिए, लेकिन उसने कर दिया 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा। परम प्राणी थे तुम्हारे जैसे, बहुत कांड करते हो ऐसे तुम लोग, है ना। उसके बाद फिर पता है मूक दे के आएंगे लड़के, मजेदार एक किस्सा सुनाता हूँ। मूक देने आएंगे, बोले सर जी पूरे 25 में 25 करके, बहुत अच्छी बात, नंबर बता रहे, बताओ। नंबर आए सर 32, तुम तो पूरे 50 के 50 करके आए थे। गलत काम हुए तो फिर ऐसी गलतियां निकलती हैं, जहां गुणा करना होता है वहां भाग कर देते हो, भाग करना होता है वहां जोड़ देते हो, पता नहीं कहाँ तुम्हारा दिमाग होता है। तो उसी क्लास में से एक बच्चे का मैंने एग्जाम्पल उठा लिया ना, मैंने नहीं, एसएससी ने उठाया, EHSL Tier 1 2021 को, है ना, 2022 को जो एग्जाम हुआ है, एक साल। जब भी इस तरीके का सवाल है, या इस तरीके का छोड़ो, सवाल में कहीं पर भी फ्रैक्शन आए, हमेशा फ्रैक्शन को हटाओ, दो चीजों से दूरियां बनाओ, है ना। पहली तो वही है जो तुम समझ रहे हो, मैथ की बात कर रहा हूं, है ना। मैथ में दो चीजों से दूरियां बनाना, एक डेसिमल से, और दूसरा फ्रैक्शन से, राइट। जिंदगी में भी दो चीजों से दूरियां बनाओ, एक तो ये मोबाइल, दूरियां बनाने का मतलब यूज करो, मिस यूज ना हो इसके साथ। दूसरा, ठीक है,
तो इनसे दूरियां बनाओ। इनसे दूरियां बनाने का मतलब क्या है, इनसे अलग थोड़ी ना हो सकते क्योंकि ये मैथ का पार्ट है, बट दूरियां ऐसी बनाना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी स्पीड को स्लो करेंगे। हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में फंसेंगे, स्लो हो जाएंगे। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या किया जाए, यूज एलसीएम मेथड। यहां पर 3 से गुणा करना है, यहां पर 5 से गुणा करना है, तो 3 और 5 का एलसीएम 15। हम मान लेते हैं नंबर हमारा 15 है, तो अपॉन 3 को भी हैंडल कर लेगा, अपॉन 5 को भी हैंडल कर लेगा, काम हमारा खत्म हो गया, आसान हो गया। तो हमने मान लिया मेरे भाई नंबर हमारा 15 था, उस बच्चे से मैंने करने को बोला था कि मेरे भाई 5/3 कर देना। उससे क्या कहा था हमने कि 5/3 कर देना। अगर मैं इसका 5/3 करने के लिए बोलूं तो 25 करने के लिए मैंने बोला था, 25 करेक्ट आंसर आना चाहिए था, लेकिन बच्चा खुरापाती, उसने कहा कुछ तो अलग करना है, डिफरेंट करना है, राइट। तो अगर हम कुछ तो अलग कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कुछ और भी लोग पढ़ने वाले आ गए क्या यहाँ पर बोर्ड पर, मेरे को पढ़ा लेना यार, है ना, अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। चलो, तो अब क्या रहा कि हमने उस बच्चे को बोला था कि आप इसको 5/3 से गुणा कर दो, लेकिन उसने कर दिया 3/5 से गुणा, उसका आंसर आया कितना, 9 आया, जो कि गलत है। वही त्रुटि आई है ना, एरर। कितने परसेंट की त्रुटि आई, तो अगर त्रुटि देखें, एरर देखें, तो 25 से 9 रह गया, 16 नंबर तुमने गायब कर दिए, 16 की दिक्कत कर दी। तो जो एरर है वो 16 की है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, बोले सर 25 थी इंटू 100, तो परसेंटेज एरर कितनी आ गई, आपका आंसर हो जाएगा 64%। और यही इस सवाल का उत्तर है, 64% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या, आ जाओ और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बेहद आसान सवाल, बेहद आसान सवाल। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% ज्यादा है, 25% ज्यादा है, ये तो लो ऐसे ही लगा लो। 10% ज्यादा है तो मतलब 110, 25% ज्यादा है तो मतलब 125। 5 से कैंसिल कर दूं 22, 5 से कैंसिल कर दूं 25, तो रेशियो क्या हो जाएगा इन दूसरी और तीसरी संख्या का, 22:25, ऑप्शन ए। काहे के लिए, और ओहो, अच्छा ये सवाल इसीलिए मैंने सीट में डाला है, जो दिमाग में एक मिथ भरा होता है ना कि सर सीजीएल है तो टफ सवाल आएगा, सीएचएसएल है थोड़ा सर आजकल लेवल की बात ही ना करो। ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है, और मेंस भी कौन सा, मोस्ट सरप्राइजिंग, जो रिसेंट तुम्हारा मेंस हुआ है। ये सवाल 2 मार्च 2023 में पूछा गया है, अभी मेंस में। यानी कितने बार तुम लोगों ने सेम डिजिट के साथ प्रैक्टिस कर रखी है। तो अब लेवल की बात नहीं है, अब बात है प्रैक्टिस की। सवाल कोई भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, तुम अपने आप में परफेक्ट होने चाहिए, तुम्हारी प्रिपरेशन अपने आप में 100% होनी चाहिए, ये चीज तुम ध्यान रखो, है ना। अब गुजर करने वाले काम से नहीं हो सकता है कि तुम सोचो सरल आएंगे या टफ आएंगे। बताओ ये सवाल मेंस में आने लायक है, लेकिन आ रहे हैं क्योंकि उन्हें चाहिए कि बच्चा हर तरीके से तैयार हो, है ना। हमें एक ऐसे ऑफिसर को भर्ती करना है कि अगर क्लर्क छुट्टी पे है तो वो बैठ के टाइप भी कर ले, इसीलिए हर एक लेवल पे चेक करेंगे, है ना। तो सरल सवाल भी देने हैं और टफ सवाल भी। एक गोले की त्रिज्या हमने 48% कम कर दी, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाएगा। नाउ यूज ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। अगर आप 48% को यूज कर रहे हो तो चाहे आप रेशियो मेथड लगाओ, चाहे आप नेट इफेक्ट लगाओ, चाहे आप सक्सेसिव मेथड लगाओ, आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा सवाल को। और ये सवाल भी सीजीएल मेंस में ही पूछा गया, वही 2 तारीख वाले पेपर में ये सवाल भी था। ये 2 तारीख वाले ने ज्यादा बेइज्जती नहीं करवा ली अपनी, क्वेश्चन तो 30 ही थे, 30 में 2 तो ये लग गए, राइट। लेकिन अब इस सवाल को अगर आप सॉल्व कर रहे होगे, अगर आपने कोई भी तरीका लगा लिया, नेट इफेक्ट लगा लिया, तब भी फंसना है आपको कैलकुलेशन में, सक्सेसफुल लगा दिया तो रामलीला हो जाएगी आपकी पूरी, ठीक है। और स्लैब मेथड पे भी आपको, मतलब रेशियो मेथड पे भी आपको परेशानी आएगी। अब यहां पर इस सवाल को कैसे डील करें यार, 48% दिख रहा है, काम की चीज यहीं से निकलेगी। 48% दिखने का मतलब यह है कि हम इस सवाल को ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से अगर लगाएं तो सवाल खत्म। कैसे, देखो समझो, बिना पेन चलाए ऑप्शंस पे नजर हमने सबसे पहले डाली थी। एक है 73% लगभग, एक है 79%, 79% अप्रोक्सीमेट, 83 और 86, ये हमारे पास में परसेंटेज आंसर।
48% को मैंने किया 50% कम कर दो, मतलब त्रिज्या कर दो आधी। समझना गहराई से, बात समझना मेरी। मैंने बोला गुरु त्रिज्या कर दो आधी। अगर त्रिज्या आधी कर दी है तो क्षेत्रफल क्या होगा? बोले स्क्वायर फॉर्मेट है, चौथाई रह जाएगा। क्षेत्रफल कितना रह जाएगा? चौथाई। मतलब अगर त्रिज्या 2 से 1 कर दी है तो क्षेत्रफल 4 से 1 रह जाएगा। वर्ग फॉर्मेट चलता है ना। तो मतलब 75% कम हो जाएगा तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारा नहीं, गोले का। ठीक है, तो गोले का जो क्षेत्रफल है वो 75% कम हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। कब? जब तुमने 50% रेडियस कम करी। जब तुमने रेडियस 50% कम की है तो तुम्हारा जो गोले का क्षेत्रफल है वो 75% कम। लेकिन यार तुमने तो 48% ही करी कम। अगर 50 से 48 हुआ तो ये भी 75 से थोड़ा सा कम होगा या नहीं? 75 से थोड़ा सा कम होगा या नहीं? राइट ना? बाकी के 3 ऑप्शन 75 से बड़े हैं। तो बिना पेन चलाए यार बेझिझक आप ऑप्शन सेकंड को लगा दो, सवाल खत्म हो गया। ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, सवालों को लगाने की अप्रोच चाहिए। एक ही चीज समझा, प्रैक्टिस से सब आ जाएगा, लोड नहीं लेना। ये तो आज फर्स्ट डे पढ़ रहे हो क्लास, है ना? और ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्मेट पे भी मैं आपको कॉन्सेप्ट वगैरह निकलवा के देता रहता हूँ क्लासेस वगैरह से, रिकॉर्ड भी कर देता हूँ। ठीक है, सब चीजें रहती हैं। तो आप बस चैनल के साथ में बने रहो, आपको सफिशियंट डाटा मिल जाएगा आपके एग्जाम के लिए। लोड फ्री होकर के पढ़ाई करो चुपचाप। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 680 है। बड़ी संख्या में 15% की कमी कर दी, छोटी संख्या में 15% की वृद्धि कर दी, तो संख्याएं बराबर होंगी। रेशियो मेथड पर बेस्ड है। सीआई में एक बहुत ही अच्छा सवाल बनता है, इससे आप लोग बड़ी आसानी से कर भी सकते हो। इन्होंने बोला है कि जो एक बड़ी संख्या है, राइट, उसको मैंने मान लिया बी, तो बड़ी संख्या में इन्होंने कर दी है 15% की कमी, तो 85% बची होगी। और जो छोटी संख्या है उसमें इन्होंने कर दिया 15% की वृद्धि, तो ये हो गई होगी 115%। बोलो हाँ या ना? तो इनके रिजल्ट आ जाते बराबर, तो ये परिणामी संख्याएं बराबर हो जाती हैं, तो ये रिजल्ट बराबर है। यूज रेशियो, तो अगर रेशियो से सॉल्व कर लिया तो यहां से बड़ी संख्या अपॉन छोटी संख्या का जो रेशियो है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 से कैंसिल किया, 23/17। यही तो रेशियो बना। बोलो हाँ या ना? अब तुम्हारे हिसाब से दोनों संख्याओं का योग कितना? 23 और 17 40, क्वेश्चन के हिसाब से 680। तो आप यही तो बोलने वाले हो सर कि 40 बराबर हो जाएगा 680 के, तो 1 बराबर 17 चौको 68, 1 बराबर आ गया 17। इन्होंने कहा छोटी संख्या बताइए, 17 इज इक्वल टू 289। आंसर लग गया 289, ऑप्शन सी करेक्ट। बड़ी संख्या पूछते तो 23 गुणे 17। आगे अगला, श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचा रही हैं। यदि उन्हें वेतन के रूप में हर महीने 42,000 रुपए मिल रहे तो उनका मासिक खर्च बताइए। ये 6 मार्च को आया सीजीएल मेंस में। यार मेंस में क्या पूछा गया था इस बार? पूछे तो सवाल तो बड़े आसान आसान पूछे गए थे, है ना? लेकिन टाइम फर्क दे रहा था क्योंकि रीजनिंग और मैथ एक साथ रखी थी, है ना? तो ऐसा नहीं। अच्छा एक चीज और आती है, हम लोग बड़े मतलब खुद को बहुत कुछ समझते हैं, है ना? बहुत कुछ समझने का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने दिमाग को बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, बहुत ज्यादा काम लेते हैं उससे। बोले यार 2022 वाला जो मेंस हुआ था उसमें बड़े सरल सरल सवाल आए थे, इसका मतलब भविष्य जानने शुरू कर देंगे, है ना? भविष्य क्या? बोले फिर जो सीजीआई आएगा प्री, वो और सरल होगा। किसी को भनक तक नहीं है दूर दूर तक, सच्चाई यही है। किसी को दूर दूर तक भनक नहीं है कि पेपर आसान आना है, कि पेपर टफ आएगा, कि पेपर मॉडरेट आएगा, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ज्ञान भरपूर है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूं, अपनी तैयारी पूरी करके जाओ, पूरी तैयारी के साथ जाओ, समझ गए ना? तो पेपर चाहे कैसा भी आए, आप पूरा पूरा अटेम्प्ट करके आओगे। लेकिन अगर ये ज्योतिष वगैरह के कांड अगर आपने करने शुरू कर दिए, बोले ये पेपर ऐसा वो पेपर ऐसा आएगा तो यस, फिर गुरु रहन दो, फिर है ना, फिर नहीं होना कुछ भी। फिर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है तुम्हारी लॉटरी भी निकल सकती है ना? शायद तुक्का बैठ गया सही सही, जैसा तुमने गैस किया वैसा पेपर आ गया तो लॉटरी निकल गई।
नहीं तो फिर पता नहीं क्या क्या निकलेगा, वो तुम अपना समझो। राइट, चलो हर एक चीज देखो। तो देखो 42,000 रुपए मिल रहे हैं, इनसे कहा गया कि भाई खर्चा बताइए, तो भाई अगर 30% सेव कर लिया, इसका मतलब 70% खर्चा है। तो 42,000 का अगर 70% निकाल रहे हो तो 2 जीरो लास्ट में लग जाएंगी। और उसके बाद 7 का मल्टीपल चेक कर लो। तो अगर 7 का मल्टीपल अगर आप चेक कर रहे हो तो किसी में 7 चौको 28, 4 खत्म हो जाएगा सीधे सीधे, और फिर एक बचेगा तो 7 दूनी 14, 7 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, बाकी तो दिख ही नहीं रहा है। 70% मतलब 7 का मल्टीपल, खत्म हो गया सवाल। राइट, आ जाओ अगला सवाल क्या है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, 64% वोट मिले हैं। राइट, ये सवाल तुमसे पूछा गया है कब, 3 तारीख को मेंस में। 64% वोट मिले और वो 434 वोट से जीत गया। अच्छा एक चीज मैं और देख पा रहा हूं यहाँ पर, जो पिछले सवाल हम लोगों ने अभी 7-8 सवाल लगाए रिसेंटली, जो कि 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें अगर आप नोट करो तो ये सवाल एसएससी ने आज से 7-8 साल पहले के टाइम पीरियड पे विद सेम डिजिट पूछ रखे हैं। प्रीवियस ईयर किताब लगो किरण वगैरह की, आपके पास तो होंगी, देखना यार सेम डिजिट के साथ है, मतलब 64%, 434, सब कुछ सेम एसएससी पूछ चुका है पहले से। राइट, तो जरूरी नहीं यार कि मतलब डिजिट्स अलग अलग वो रखे हैं, सेम भी कर देते हैं। बट हाँ एक ऑब्जर्वेशन जरूर रही है कि कैलकुलेशन पे थोड़ा बहुत उन्होंने हेल्प करना शुरू किया है। तो अगर आप अप्रोचेस लगाना शुरू करोगे तो आप बेहतर तरीके से चीजों पर परफॉर्म कर पाओगे। राइट, तो अगर यार 64% वोट इसे मिले हैं, 100 वोटों की बात होती है, 100 वोटों में से विनर भाई साहब जो थे वो 64% वोट लेके निकल लिए, जो छोटे वाले लूजर भाई साहब थे उनको मिले 36 वोट। अब तुम्हारे हिसाब से ये कितने वोट से जीत गया, अगर मैं डिफरेंस निकालने की बात करूं तो ये 28 वोटों से जीत गया, और क्वेश्चन के हिसाब से 434 वोट से जीता है। तो इसका मतलब मेरे भाई एक बराबर अगर निकालना चाहो तो निकाल लो। इन्होंने कहा है टोटल वोटों की संख्या बताइए, 100 बराबर पूछा गया, तो अगर 100 बराबर पूछा है तो सीधे सीधे 434 गुना 100/28, ये पता करना है तुम्हें। राइट, और अगर ये पता करने आए हो तो 25 चौको 100, 7 चौको 28, 4 से अगर इसे कैंसिल कर रहे हैं तो कटेगा, तो डेसिमल में जाएगा क्या, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, ये कुछ ऐसा निकला है। ठीक है, चलो अब 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50, 25 से 150 और 5 155, टोटल 1550 वोट पड़े। ऑप्शन ए करेक्ट। बेसिक क्वेश्चन, ये कौन से सवाल में आया, सीजीएल मेंस में आया होगा। आ जाओ 2023 वाले में। अब ये आया सीजीएल 2022 वाले एग्जाम में, और ये बड़ा प्यारा सवाल लग रहा है देख के, और इस सवाल में एक चीज बड़ी काम की चीज सीखोगे आप लोग। ठीक है, एक लाइन मैं सिखाऊंगा, उसका डिफरेंस सीखना जरूर, आप काम आएगा आपको। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए पहले 20% कम किया गया, 20% कम कर दिया। अब 20% कम कर दिया, 20% मतलब होता है मेरे भाई 1/5। तो पहले हमने संख्या को 1/5 कम किया, मतलब 5 थी तो 5 से कर दिया 4, 5 से कर दिया 4। राइट, अच्छा तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास, अब ये आ गया हमारा फर्स्ट नंबर, तो हमने दूसरी संख्या ले ली, ये आ गया। अब बोले तीसरी संख्या अगर हमें चाहिए तो हमारी जो ये नंबर है, ये इसे 200% की वृद्धि की जाती है। अब यहां पर बात समझने वाली है, 200% की जब वृद्धि करने का मन है हमारा, तो हमारे पास दो पॉसिबल केसेस हैं। अब ये तुम लोग खुद बताइए कि ये क्या हो सकता है, 8 होगा या 12 होगा। कुछ बच्चों का 12 हो सकता है, कुछ बच्चों का 8 हो सकता है, तीसरा नंबर। और यहीं पर पूरा खेल है, शब्दों की गहराई जरूर समझो, सवाल क्या डाटा दे रहा है, क्या डाटा आपसे पूछा जा रहा है, ये जानना बड़ा जरूरी। इन्होंने हमसे साफ साफ बोला है कि संख्या में 200% की वृद्धि की जा रही है, इस बात को समझना है। इसी लाइन के लिए एक और प्रेजेंटेशन है मेरे पास कि संख्या को 200% कर दिया गया, और एक है संख्या को 200% बढ़ा दिया गया। 200% कर देने का मतलब क्या, 200% मतलब दुगना, 200% मतलब रेशियो में अगर रिप्रेजेंट करो तो दुगना। तो संख्या को दुगना कर दिया या संख्या को दोगुना बढ़ा दिया, दोनों अलग अलग बातें हैं मेरे भाई।
दुगना अगर करने की बात कर रहे हैं तो आंसर 8 आएगा, और दुगना बढ़ाने तो दुगना कितना है, बोले 8, वो बढ़ाओ संख्या को, तो 8 और 4 12। तो यहां गलती नहीं करना, ऐसे आपको बहुत सवाल मिलेंगे। तो जब उन्होंने कहा 200% बढ़ा दिया जाए तो 200% कितना, बोले 200% गुरु 8, 4 का 200% 8, बोले बढ़ा दो। तो अगर 4 का 200% अगर 8 बढ़ा रहे हो तो आपकी जो तीसरी नंबर है वो कितनी हो जाएगी, 12। बात समझ गए, कभी भी नहीं पूछना है। अब उन्होंने जो पूछा पता कर लो, तो आपसे पूछा गया तीसरी संख्या और मूल संख्या का डिफरेंस, तीसरी संख्या और मूल संख्या का डिफरेंस दैट इज 7, दूसरी और तीसरी संख्या के डिफरेंस मतलब दैट इज 8 से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। तो 7 8 से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, तो ज्यादा तो नहीं, कम है, कम है, कितना कम है, बोले 1 कम है, 1 कम है कितने से, 8 से, 1/8 लेस। तो 1/8 को अगर परसेंटेज में बनाओगे दैट इज 12.5% लेस, ऑप्शन डी करेक्ट। बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट आज के अच्छे सवालों, बेहतर सवालों में से एक। समझ गए। तो पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, दिमाग में रखना, मिस नहीं करना, छोटी छोटी चीजें गलती करोगे आप लोग। चावल की कीमत में 20%, अभी देखो जब हम लोगों ने बात करी थी रेशियो मेथड से चीजों को कन्वर्ट करने को लेकर के, तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, है ना, मैंने कहा था कि वो रेशियो मेथड अप्लाई करना, देखो कैसे करना, समझो। इस सवाल पर एसएससी कई चीजें पूछ सकता है, सवाल एक ही रहेगा, आपको फॉर्मूले पता है नए प्राइस के पुराने प्राइस के, बट एसएससी की अगर आप 2022 का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें एक बार उसने क्वांटिटी पर भी चर्चा करी है, और एक बार क्वांटिटी से थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा भी पूछा है, तो वहां पर फॉर्मूले वाले थोड़ा सा परेशानी फेस करेंगे, इसलिए मैंने कहा कॉन्सेप्ट सीखो। अब देखो जरा इस सवाल पर बात करो, देखो सवाल बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट समझना बड़ा आसान है। चावल की कीमत में 20% की कमी है, ये सभी वो नया प्राइस पुराना प्राइस जो सवाल है ना, इस टाइप के सारे सवालों के लिए एक ही रामबाण है। कोई भी सवाल आ जाए आपको सिर्फ यही लगा देना, आपका सवाल बड़ी आसानी से लगेगा। इन्होंने बोला चावल के प्राइस में 20% की कमी करी, 20% दैट मीन्स 1/5, तो 1/5 का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि प्राइस 5 रुपए से 4 रुपए रह जाएगा, प्राइस जो था 5 रुपए से 4 रुपए रह गया। अच्छा, ये भाई साहब घर से 450 रुपए लेके निकले, है ना, पहले ऐसा नहीं होता था कि मम्मी लोग दे देती थी, चलो लाइए ले आओ, है ना, तो मम्मी लोग उतने ही पैसे देती थी जितने में वो चीज आए। 2 पार्ले जी के पैकेट मंगाने तो 10 ही रुपए देने हैं, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। बचत का चांस ही नहीं, तो यार चीज वैसी रही। अब उन्हें थोड़ी नहीं पता कि मार्केट में प्राइस बढ़ गया कि घट गया, है ना, उन्होंने सीधा बोला, बोले ये 450 रुपए लेके जाओ, चावल ले आओ, चावल ही है ना, हाँ चावल है, राइट। तो अब प्राइस बढ़ा या घटा ये तो मम्मी को नहीं पता, इसका मतलब पहले भी वो 450 रुपए दे रही थी, अब भी 450 रुपए दे रही। लॉजिक क्या है, बोले सर जो खर्च है वो कांस्टेंट है, खर्च अगर कांस्टेंट मतलब इफेक्ट जीरो, प्राइस घटा क्वांटिटी बढ़ा ली हमने, खर्चा वही जाएगा, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी घटा लेंगे, लेकिन एक्सपेंडिचर वही होना चाहिए, खर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नेट इफेक्ट जीरो होना चाहिए। तो अगर एक्सपेंडिचर अगर उन्होंने सेम कर रखा है तो भाई एक्सपेंडिचर सेम करने से फर्क क्या पड़ेगा, बोले सर नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा, दैट मींस जो क्वांटिटी है उसका रेशियो पलट जाएगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा करके क्वांटिटी का रेशियो पलट जाएगा। पहले अगर 4 यूनिट खर्चा हो रहा था तो अब 5 यूनिट खर्चा होगा, देख लो, 5 रुपए के हिसाब से 4 किलो 20 रुपए, 4 रुपए के हिसाब से 5 किलो खाएंगे तब भी 20, खर्च वही रहना चाहिए, प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड सिखाया हुआ है मैंने। अब यहां से लॉजिक क्या निकला, ये सब काम आप बड़ी आसानी कर पाओगे, तुरंत ही तुरंत बिना पेन चलाए भी कर जाओगे। यहां से लॉजिक क्या निकला कि आपने 1 किलो चावल एक्स्ट्रा लिया, 4 किलो से 5 किलो, आपने 1 किलो चावल एक्स्ट्रा लिया अपने हिसाब से, जबकि सवाल कह रहा है कि 5 किलो चावल एक्स्ट्रा लिया है। अगर 1 किलो तुम्हारा सवाल के 50 किलो के बराबर है तो 4 बराबर 200 केजी, मतलब पहले तुम 200 केजी चावल खर्च कर रहे थे, अब 250 केजी चावल खर्च हो रहा है। बात समझ गए, कितने रुपए में, बोले सर ये बिजनेस तो 450 रुपए का था,
मतलब पहले आप 450 रुपए में 200 किलो चावल ला रहे थे, अब 250 किलो चावल ला रहे। तो पहला क्वेश्चन, पहले चावल की खपत कितनी थी? आंसर 200 केजी। दूसरा सवाल, अब चावल की खपत कितनी है? 250 केजी। तीसरा सवाल, पुराना प्राइस कितना है? तो 450 रुपए में अगर 200 किलो खरीद रहे हो तो जीरो से एक जीरो खत्म, 45/20, 5 से कैंसिल करो, 9/4, 2.25 रुपए पुराना प्राइस, 2.25 रुपए। उन्होंने क्या पूछा है? मूल प्राइस, पुराना प्राइस, दैट मीन्स 2.25 रुपीज आंसर। और चौथा सवाल, नया प्राइस। अब आप 450 रुपए में 250 किलो चावल ला रहे हो, इसका मतलब नया प्राइस 9/5 रुपए, पुराना 9/4, नया 9/5। समझ गए ना? कुछ भी सवाल आपसे पूछ ले, अब आप हर एक सवाल फाइंड आउट कर पाओगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको मैंने बोला था कि वो रेशियो मेथड जरूर सीखो। बोला दूसरे सवाल में था, फायदा 24वें सवाल में पहुंचा रहा है। समझ गए ना? ये कॉन्सेप्ट्स का यही एक जादू है यार, इसी को हमें खेलना है, इसी को परखना है, राइट। और ये सिर्फ सवालों की बात नहीं है, अभी तो सिर्फ चूंकि अपना टाइम बहुत कीमती है, अभी ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सीधे सीधे सवालों पर बात करनी है। एंटरटेनमेंट आपको फिर कभी मिलेगा, अभी सवालों पर बात करो। अगला क्वेश्चन देखो, एक और सवाल है, काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। एक आदमी और उसके परिवार का जो खर्च है उसके वेतन का 60% है, वह अपने वेतन से 30% और 60% की दो वृद्धि प्राप्त करता है। वाह। और उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत से 250% से बढ़ जाती है। जो बचत है वो 250% से बढ़ गई। आपसे ये पूछा जा रहा है कि तो उसका जो नया एक्सपेंडिचर है वो बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है? वाह, अल्टीमेट, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। किसमें आया हुआ? सीजीएल में आया हुआ सवाल है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और स्टार साथ में। आप समझ लो सवाल कितना मजेदार होगा, बड़ी मजेदार चीज है। देखो कैसे लगाना है, समझो बात को, मेरी बातें सुनो, समझ में आ जाएगा सब सवाल। हमसे ये बताया गया कि वो बंदा 60% खर्चा कर रहा है, इसका मतलब 40% बचा रहा है। सैलरी और एक्सपेंडिचर का रेशियो, सैलरी और एक्सपेंडिचर का रेशियो, फीडबैक दे दीजिए, ठीक है। सैलरी और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो दे रखा आपको 3:2, ठीक है। सैलरी कितनी बढ़ी? बोले सर 30 और 60। अगर चाहें तो नेट इफेक्ट से बता सकते, 2 बार सैलरी बढ़ाई तो नेट इफेक्ट लगा लो ना, 60 और 30 90, और 6 18, 108% सैलरी बढ़ गई। सैलरी पे फर्क पता लग गया। सेविंग, बोले सर सेविंग 250% बढ़ गई, ये लिखा है। जो उसकी बचत है प्रारंभिक वो अब 250% बढ़ गई। खर्च में चेंज पूछा क्या है, फाइंड आउट करो। एलिगेशन लग जाएगा, लग गए, मतलब सवाल लग जाएगा, लग गए, ठीक है। रीजन क्या है? एक दूसरा पॉइंट नोट करो, ये वो पॉइंट है जहां पर आपके आते हुए सवाल आपसे गलत है। मैंने एक ही बात बताई, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, आप मेहनत से पढ़ते हो, मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करते हो, है ना। मैं कनेक्ट रहता हूँ बच्चों के साथ, तो बात होती रहती है आप सब लोगों से, हमें पता है आप लोग बहुत मेहनत करते हो। गलती कहाँ पर होती है कि यार जब हम प्रैक्टिस कर चुके होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो बोला ना एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होने की एक यार डार्क फेज ये भी है कि जब कभी हमारे सामने कोई सवाल एग्जामिनर हमसे पूछ रहा होता है, और चूंकि हम उस टाइप के सवालों की बहुत सी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो उसका एक नेगेटिव फैक्टर ये आ जाता है कि उस सवाल को हम बुक से ना पढ़ के अपने माइंड से पढ़ रहे होते हैं। सवाल कुछ और कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक अलग ही रामायण चल रही होती है कि नहीं नहीं सवाल में ऐसा 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 दिया होगा, और हम पूरे सवाल को सॉल्व कर जाते हैं जाके। ये फैक्ट आपके साथ कई बार हुआ भी होगा। बाद में देखते अरे यार ये पूछा था, तो पहले पढ़ना नहीं आया था क्या? पहले इसीलिए पढ़ना नहीं आया था क्योंकि आपका माइंड कुछ और ही पढ़ना चाह रहा था। समझ गए ना? लॉजिक क्या है, पॉइंट क्या है यहां पर, कि सवाल क्या डाटा दे रहा है, क्या पूछ रहा है, केयरफुली पढ़ना है।
ये वो पॉइंट है जहां पर आपको सब कुछ आते हुए भी आपका सवाल गलत होगा और कोई नहीं रोक सकता है आपके अलावा। दूसरा और कोई बंदा नहीं आएगा जो आपको ये पॉइंट आपका क्लियर करे। ये आप ही को करना पड़ेगा कि सवाल के दिए गए डाटा को केयरफुली पढ़ना है, क्या डाटा दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है, क्या पूछ रहा है। सवाल को मैंने इतने हवा में पढ़ा, आपने भी नोटिस नहीं किया। सब कुछ मैंने सही किया, लास्ट लाइन पढ़ लो ना, क्या दे रखा है। हमने क्या बोला, भैया सैलरी बढ़ गई, खर्च उन्होंने 60 और 30 40 कर लिया, 3 और 4 3 और 2 के रेशियो में आ गया, सैलरी 108% बढ़ गई, ओके, बचत 250% बढ़ गई, ओके। हमने क्या बोला, खर्च कितना बढ़ाया घटा, यही तो बोला था ना। पूछा क्या है, सवाल ने यह पूछा हुआ है कि जो तुम्हारा नया खर्च है, नया खर्च बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट है। उन्होंने ये पूछा ही नहीं है कि खर्च कितना बढ़ गया, लेकिन आप अपने दिमाग में सॉल्व चल रहा था ना, दिमाग में सबके, यस और नो, एलिगेशन लगेगा, सवाल खत्म हो जाएगा वगैरह, बोला था ना। नोट कर लो सभी लोग, आज से ही जब भी आप सवाल पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, जब आज से इसको हैबिट में डालोगे तो आप आगे इसको ऑटोमेटिकली अप्लाई कर जाओगे, है ना। आज से हैबिट में डालो कि सवाल, भले ही हमें स्टार्टिंग में इसको रीड करने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा हो, लेकिन पढ़ना केयरफुली एक एक पॉइंट। तो इस सवाल में मेरे भाई उन्होंने एक्सपेंडिचर में चेंजेस पूछे ही नहीं, जब पूछे ही नहीं तो एलिगेशन लगेगा ही नहीं। बात समझ गए ना। तो अब करना क्या रहेगा, यहां पर अगर हम चर्चा करें, हमारी सैलरी मेरे भाई 100 रुपए थी, सवाल के अकॉर्डिंग ये सैलरी हो गई हमारी, सवाल के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर हम 60% कर रहे हैं, मतलब 60 रुपए हो गया, और इसी के साथ में हमारी जो सेविंग है वो आ जाएगी 40%। तो ये 40 रुपए सेविंग, ये हमारा पुराना डाटा है। सवाल ने अब हमसे बोला कि हमने जो सैलरी है वो 108% बढ़ा दी, या आप 30 और फिर 60% बढ़ा लें तब भी यही आएगा कि सैलरी जो है वो हमने मेरे भाई 108% बढ़ा दी। तो अब जो हमारी सैलरी है वो हो गई 208 रुपए। बोलो हाँ या ना। हमारी जो नई सैलरी हो गई वो कितनी हो गई, 200, राइट। अच्छा, इसके बाद में क्या है, बोले जो सेविंग है वो 250% बढ़ 250% बढ़ गई। थोड़ी देर पहले ही चर्चा किया था, 250% हो गई और 250% बढ़ गई, इन दोनों में फर्क समझ गए ना। तो अगर मैं इसका 250% निकालू, दैट इज 100, 2.5 गुना 100, 100 रुपए सेविंग, 100 रुपए बढ़ गई। तो अब जो सेविंग है मेरे भाई वो हो जाएगी आपकी 140 रुपए। तो अब आप सैलरी आपकी हो गई 208 रुपए, सेविंग हो गई आपकी 140 रुपए। तो अगर यहां पर मैं पूछूं कि अब खर्च कितना कर रहे होगे, तो आप कह सकते हो यहां से कि सर 14 में से 20 में से 14 गया 6, 68, 68 रुपए हम खर्चा कर रहे हैं। पहले हम 60 रुपए खर्चा कर रहे थे, अब हम 68 रुपए खर्चा कर रहे हैं। अगर मेरे भाई मैं यहां पर आपसे चर्चा करूं कि एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ गया, जो आप वो एलिगेशन वाला तरीका लगा रहे थे, तो उसके हिसाब से आंसर आता 8/60 गुना 100, 40/3, 13.33 आंसर आपका आया भी होगा। ऑप्शन पे देखो कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने सवाल ही कुछ और पूछा है। तो ध्यान रखना, सवाल के डाटा को केयरफुली पढ़ना है। अब सवाल ये पूछना चाह रहा है, देन द न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज्ड सैलरी। जो ये 68 है, ये 208 का कितना परसेंट है, सवाल ये जानना चाह रहा है। तो सवाल ये जानना चाह रहा है मेरे भाई आपसे कि 68 का 208%, 208 इंटू 100, ये कितने परसेंट है। अब सॉल्व नहीं करना, सॉल्व इसलिए नहीं करना क्योंकि हमने वहां पे नजर डाली तो हमारे पास ऑप्शन में डिस्टेंस सफिशिएंट है, तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। अगर मैंने इसे 200 कर दिया, गुरु समझना, अगर मैंने इसे 200 कर दिया तो ये कटेगा 2 बार, 2 से कैंसिल किया, आंसर आएगा 34, राइट। अगर ये 200 होता तो आंसर आता 34, लेकिन ये 200 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो जब डिनोमिनेटर 200 से थोड़ा सा ज्यादा है तो ओरिजिनल वैल्यू को थोड़ा सा तो कम करेगा ना। तो 34 हमारा आंसर आ रहा था, हमारी वैल्यू 34 से थोड़ी सी कम होगी, और 34 से थोड़ी सी कम ये रही ऑप्शन ए। अप्रोक्सीमेशन से ब्रेक कर लेंगे, खत्म सवाल, बाकी कैलकुलेट कर जाइएगा आप लोग, राइट।
तो इस तरीके से ये आपको 25 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। अभी इसी सीरीज में और भी आपको सवाल करवाए जाएंगे। ये एक वीडियो आई थिंक सफिशियंट है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपको एसएससी ने डिस्कस किए हैं उन सभी से रिलेटेड, इसके साथ साथ आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा। ध्यान रखो, अभी जरूरी चीजें और समझो। इसके साथ आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा जिसमें इस सीट के अलावा 40-50 सवाल और होंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आसानी से लगा सकते हो। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब कहीं पर भी आपको इधर उधर भटकने की शायद जरूरत नहीं पड़नी है। और उन सवालों को सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स उस हिसाब से वेरीफाई वगैरह कर लीजिएगा। एंड इन केस अगर किसी भी सवाल में आपको समस्या आ रही है, कमेंट बॉक्स जो भी है आपके लिए खुला हुआ है, आप वहां पर अपनी समस्या को ड्रॉप कर दीजिएगा। एंड कुछ अगर आपके सजेशंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, राइट, तो वो भी ड्रॉप कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स उसके लिए भी खुला हुआ है। और अगर आपके दिमाग में और भी कई फितूर, कई कीड़े चल रहे हैं, बोले सर जी ये नया मैथ मास्टर चैनल क्यों, है ना सर, अब कैसे क्या कोर्स आएंगे, ऐसी कई चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, है ना, उन्हें चलने देना, है ना, मजा आएगा। आपके दिमाग में ऐसी खिचड़ी चलती रहनी चाहिए। बट अगर स्टिल आपको लग रहा है बोले नहीं सर ये बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, इन पर भी थोड़ा सा निवारण कीजिएगा, कमेंट बॉक्स उसके लिए भी खुला है। आप अपने सारे पॉइंट्स वहां पर रख सकते हो। मैं हर एक पॉइंट को नेक्स्ट सेशन में आकर के आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। उम्मीद करेंगे इस वीडियो से आपने काफी कुछ परसेंटेज के बारे में सीख लिया होगा, एसएससी की लेटेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में सीख लिया होगा कि वो कैसे कैसे सवाल आपके साथ में पूछना चाह रहे हैं, कैसे सवाल वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इन पर प्रैक्टिस करते रहिएगा मेरे भाई। बाकी आपको छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू और कुछ ऐसी बड़ी वीडियोस के थ्रू मैं आपको कंटेंट भर भर के जेन्युइन कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूंगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो। इसी उम्मीद के साथ मैं अनुज सेंगर आज के सेशन में आप लोगों से विदा लेता हूँ। जल्दी अगले सेशन में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।